एक दिन मैं घूम रहा था तो किसी ने कहा क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट का, यूपीएससी का। यूपीएससी का। मैंने कहा अभी रिजल्ट नहीं आया। कहता रिजल्ट तो एक वीक पहले आ गया। एक सप्ताह पहले निकल चुका था निकल चुका था। और आपने देखा ही नहीं अपना रिजल्ट। कहते तुम्हें पता ही नहीं। वो पीतल के बिल्ले और चांदी के बिल्लों में फर्क नहीं कर पाया ना, कहते बिल्ले तो सब इंस्पेक्टर के पहन रखे। और बड़ा आईपीएस घूम रहा है। तो एक दिन चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर साहब ने मेरे से कहा तुम्हारा ये तो पैसे बना रहा है डीजी के नाम से। अरे तो मैंने डीजी साहब को बताया। लिखा रिसर्ट हो मेरे पास। 1980 की और 90 की पुलिस, दिल्ली पुलिस जब आप थे और आज 2025 की पुलिस में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? दुख की सबसे बड़ी बात थी बाटला हाउस में मोहनचंद शर्मा जो थे इंस्पेक्टर, मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूं इन्वेस्टिगेशन। मैंने बहुत से ऑफिसर्स को देखा है दिल्ली पुलिस में, मुझे ऐसा बेजोड़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं मिला। कहने लगा सर मैंने अपनी पोस्टिंग करने के लिए 30 लाख रुपए दिए और मेरी पोस्टिंग रहेगी 3 महीने। पहली कॉल आई, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई पाकिस्तान से, लखनऊ से पाकिस्तान को। लखनऊ से पाकिस्तान। बाबा जी क्या करें? नहीं, ये पाकिस्तान से लखनऊ या लखनऊ से पाकिस्तान। लखनऊ से पाकिस्तान गए कि बाबा जी क्या क्या करें? करें? बाबा जी कहते घूमते रहो। राजन तिवारी का नाम आपने सुना? बिहार वाले, बिहार या वाला। कहिए श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर वाले, उनके दोस्त। हाँ, तो शुक्ला का एनकाउंटर भी हमारी टीम ने किया था विद यूपी पुलिस। एफआईआर पढ़ो तो पता लग जाएगा दिल्ली पुलिस ने क्या किया था। वो एफआईआर में, लेकिन यूपी पुलिस वाला कोई नहीं खुल के श्रेय देता है। एफआईआर पढ़ लो, श्रेय ना देने की बात नहीं है। पकड़ा किसने मुन्ना बजरंगी को? दोबारा दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने, स्पेशल सेल ने 3 साल लगे थे उसको पकड़ने में। लगे थे। ठीक है, मैंने उसका शुरू किया था श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। ही वॉज नो मोर। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे साथ पॉडकास्ट यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा के आज के खास मेहमान हैं भारत के सबसे बड़े पद, सबसे अहम पद से रिटायर होने वाले यानी कि निदेशक प्रवर्तन निदेशालय कर्नल सिंह, जो पूर्व आईपीएस भी हैं और भारत की पुलिस के लिए बहुत कुछ अपनी 28 साल के आईपीएस के जीवन में या पुलिस की नौकरी में दिया। उसके बाद ईडी में भी बहुत कुछ दिया इस देश के लिए। कर्नल सिंह साहब का हवा बहुत था पुलिस में, क्रिमिनल्स में, लेकिन जब उनके पास बैठिए, मिलिए, बात करिए तो लगेगा कि नहीं, कर्नल सिंह हवा अपराधियों के लिए थे, आम आदमी के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको देश में ढूंढेंगे तो कर्नल सिंह ने जिन जिन की मदद की है पुलिस ऑफिसर रहते हुए, वो आपको खुद बताएंगे। तलाश आपको करना है। फिलहाल बात करते हैं, रूबरू होते हैं कर्नल सिंह साहब से। सर, आपका स्वागत है। कर्नल सिंह नाम से लगता है कि आप भारतीय फौज के कर्नल हैं। इस नाम के पीछे क्या कहानी है सर? कि मेरे फादर किसान थे और शायद मेरे दादाजी उनको फौज में भर्ती कराना चाहते होंगे। आपके पिताजी को? हाँ, तो पिताजी को। तो इस वजह से फौज से फैसिनेटेड थे। तो मेरे सबसे बड़े ब्रदर जो है उनका नाम कप्तान सिंह है और मेरा नाम कर्नल सिंह है। और इसका कई बार अजीब होता है, काफ़ी देर बाद लोग कहते हैं अच्छा आप आर्मी में कहाँ थे पोस्टेड? फिर उनको बताता हूँ मेरा नाम कर्नल है। मैं आर्मी में कर्नल नहीं था, मेरा नाम कर्नल सिंह है। दिल्ली की पैदाइश शाहदरा, जहाँ आज कड़कड़डुमा कोर्ट है, कड़कड़डुमा गांव, ये सब मिले जुले इलाके थे। इसी जगह पे आपका बर्थ हुआ और बहुत सारी ज़मीनें आपकी पुश्तैनी थी। जितना हम आपके बारे में जानते हैं उसके मुताबिक जब 1970s में 1970 के आसपास ज़मीनें एक्वायर की हुकूमत ने दिल्ली में, तो आपके पिताजी ने जो उसके बदले ज़मीनें एक्वायर करने के बदले सरकार जो रहने के लिए जगह मकान बनाने के लिए देती है, उसके लिए भी आवेदन नहीं किया था। मतलब कॉलर जो है हमेशा से ऊपर रहा, ऊंचा रहा, क्यों नहीं अप्लाई किया था सर? क्या वजह है? नहीं, हम तो उस समय बहुत छोटे थे तो कह नहीं सकते। इग्नोरेंस की वजह से भी हो सकता है, बट
अभी फैक्ट्स तो यही है कि नहीं अप्लाई किया था। जबकि आज दिल्ली में एक जनता फ्लैट लेने के लिए लोग जी बहुत व्याकुल रहते हैं, जी और उस जमाने में आपके पिताजी ने अप्लाई ही नहीं किया जी कि हमें कोटे का जो है अधिकृत जमीन के बदले जगह मिल जाए। जी। बहरहाल, पढ़ाई सर कैसे शुरू हुई दिल्ली में? प्राथमिक शिक्षा कहाँ रही? सी प्राथमिक शिक्षा घर के पास ही एक स्कूल था सरकारी, पांडव रोड स्कूल, टेंटों में था। टेंट और में? हाँ, टेंट में था। और बैठने के लिए जो टाट की पट्टी होती है उस पे बैठते थे। तो 5वीं तक वहाँ पर था। इसके बाद बाबूराम स्कूल है शादरा में। आज भी है? हाँ जी, तो बाबूराम स्कूल में 6ठी से 11वीं की शिक्षा हुई। 6ठी से 8वीं तक मैं वहाँ की सेकंड शिफ्ट में था, वो भी टेंटों में थी। सेकंड शिफ्ट का जो 6ठी से 8वीं तक एक्चुअली टेंट में थी, और 9वीं से 11वीं तक बिल्डिंग में थी वो उस समय। 9th में मैं फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया, और 11वीं तक जो है उस समय हायर सेकेंडरी होती थी, इंटर नहीं होती थी दिल्ली में। तो हायर सेकेंडरी बाबूराम से पास की। उसके बाद 1 साल मैंने प्री मेडिकल किया हंसराज कॉलेज से। फादर चाहते थे कि मेडिकल में जाऊं, डॉक्टर बने बेटा? डॉक्टर बने, लेकिन मुझे मैथ अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था बायोलॉजी में रटना पड़ता है, एक दिमाग में बैठा हुआ था, और मैथ में रटना नहीं पड़ता, अपना लॉजिक चलता है। फिजिक्स में मेरे दिल्ली में बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स थे उस साल। किस सन की बात है सर ये? ये 1973 की। तो फिर दिल्ली, उसके अगले साल मैंने फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। 5 साल की इंजीनियरिंग होती थी उस समय। इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ से फिर मेरा एक दोस्त था कमल दीवान, वो कहता था कंप्यूटर साइंस करना है। उस समय कंप्यूटर साइंस केवल पोस्ट ग्रेजुएट थी दिल्ली आईआईटी में और कानपुर आईआईटी में। दिल्ली आईआईटी में 10 सीट थी और कानपुर आईआईटी में करीब 15 सीट थी। तो दोनों जगह मैंने अप्लाई किया, दोनों जगह हो गया एडमिशन। आईआईटी आईआईटी कानपुर में भी? दिल्ली में भी और कानपुर दिल्ली में और भी। कानपुर दोनों? तो दिल्ली में एक्चुअली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोर्स था, और वहाँ पर कंप्यूटर साइंस का था। तो इसलिए मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस आईआईटी कानपुर से की। और उसके बाद मैं जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे के पुलिस में आ गया। कहते हैं कि सर जाट, गुजर, क्षत्रिय ये पढ़े लिखे ठीक नहीं होते हैं, या पढ़ जाएं तो ये हजम नहीं कर पाते हैं। कर्नल सिंह ने तो पूरी कहावतें ही बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की पलट दी। सब कुछ पढ़ा। अगर जितना मैं आपको जानता हूं तो गोवा के जब आप आईजी या डीआईजी रहे, तब आपने वहां नौकरी करते हुए पुलिस की गोवा में वकालत पढ़ी। हाँ जी। तो ये सर बड़ी हैरत की बात है। मतलब लोग सुनना चाहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, अगर जाट पढ़ जाए तो ठीक भी होता है। कि मेरा है ना, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहा है। कॉलेज टाइम में भी और स्कूल टाइम में भी मेरे 2 ही चीज़ होती थी, या तो पढ़ना या खेलना। तीसरा कोई ना तो इंटरेस्ट था। जो खाली टाइम मिलता था उसमें खेलना है। मैं कॉलेज में हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। देन एथलेटिक्स में भी मैं बेस्ट एथलीट रहा कॉलेज में, बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी रहा कॉलेज में। और पुलिस में जो हमारी एकेडमी है वहाँ पे भी मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन और बेस्ट एथलीट रहा ट्रेनिंग में। और पढ़ाई में भी मेरे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, मतलब मैं बेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर किया था उस समय का। तो मतलब अभी भी मेरा ये इंटरेस्ट है, अगर मुझे खाली टाइम मिल जाए तो मैं इंटरनेट से कोई ना कोई नई कोर्स करता रहता हूँ। तो मतलब कर्नल सिंह ने सर इस बात को भी झूठा करार दिया कि पढ़ोगे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आपने खेल कूद में भी अच्छे रहे और पढ़ाई में भी। जी। और शायद यही वजह है कि जब आपने 34 साल भारत की सेवा कर ली सरकारी नौकरी में, 28 साल पुलिस की, और मेरे ख्याल से क्या 6 साल 6 साल ईडी, और उसके बाद भी आप अब यूपीएससी के बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। जी। जब बात चली है पढ़ाई लिखाई की, तो सर ये भी बता दीजिए वो क्या है, कैसे दिमाग में आया ईडी से रिटायर होने के बाद, कैसे ये? जब मैं एक्चुअली जब ईडी से रिटायर हो ही रहा था, मतलब अभी मेरे ख्याल से हो गया था शायद, तो कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे कि हमारे उसमें है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, उनको ना तो दिल्ली में रहने की जगह मिल पाती है, कोचिंग भी उनके लिए कॉस्टली होती है।
तो ऐसे बच्चों को उनका टैलेंट जो है अधूरा रह जाता है, वो अपना जो अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने खुद ही CSR फंड्स की लोगों ने अरेंज कर रखा था। उन्होंने कहा आप इसको हेल्प करिए इसमें। तो यहाँ पर हमें हॉस्टल मिला राजेंद्र नगर में। कई हॉस्टल हैं आज की डेट में, शुरू में एक ही मिला था, आज की डेट में कई और लोग जुड़ जाते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं। चैन बन गई है जी। तो करीब 100 बच्चे हम रखते हैं उसमें, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और उनको फ्री रखते हैं। क्या मेंटल क्या फैसिलिटी सर उसमें? रहने की जगह है, बिजली है, जो भी AC वगैरह है वो सारा है। और फिर उनको, मैं भी जाता हूँ और डिफरेंट ऑफिसर्स भी आते हैं, डिफरेंट लोग भी आते हैं रिटायर्ड जो हैं, और उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या कोर्स कर, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। लेकिन कोचिंग कहाँ से करनी है हम उनको नहीं ऑब्जेक्ट करते, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सपोज हिस्ट्री में पढ़ना है तो एक पर्टिकुलर लोगों के पास जाना पसंद करते हैं लोग, तो वहाँ जाएं बच्चे? तो जाएं। लेकिन क्या करते हैं हम, उस जगह से उनको कंसेशन दिलवा देते हैं। अच्छा, हाँ कोचिंग सेंटर से भी कंसेशन कराते हैं बच्चों को कोचिंग जब लेते हैं हाँ, वहाँ ये से। कोचिंग सेंटर वाले जब मैं चिट्ठी लिखता हूँ उनको, तो वो ऑनर करते हैं, लिहाज करते हैं। लिहाज करते हैं। कोई 25% दे देता है, कोई 50% कंसेशन दे देता है। बेरोजगारी में UPSC की तैयारी में उन बच्चों के लिए भी बहुत है। और इसके बाद उनको जो है स्कॉलरशिप भी दिलवाता हूँ। सूरजमल संस्थान है, वहाँ से स्कॉलरशिप दिलवाता हूँ, और लोग भी तैयार हैं स्कॉलरशिप करने के लिए, ताकि उनका जो पैसे का खर्चे का जो है कम से कम उनके पेरेंट्स पे बोझ पड़े। सर ये स्कॉलरशिप लेने के लिए कोई क्राइटेरिया, कोई मतलब शर्त? क्राइटेरिया है कि देखो, यहाँ जब एडमिशन हम देते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि टैलेंटेड होना चाहिए। वो मैं और मेरे एक दो साथी मिलकर इंटरव्यू लेते हैं, असेस करते हैं बच्चे को, उसमें विल होनी चाहिए मेहनत करने की, और उसकी माली हालत ख़राब होनी चाहिए। क्योंकि जो इसकी माली हालत अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, वो कहीं भी ले सकता है, अफोर्ड करी जाए, अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जिसकी नहीं है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो एक ये क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टैलेंटेड बट वीकर सेक्शन सोसाइटी का हो। और ईश्वर की अनुकंपा है, मैं कहूँगा कि हर साल 25 से 30 बच्चे वहाँ से सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब आपने ये भी भ्रांति तोड़ दी है हिंदुस्तान में एक IPS ऑफिसर होने के बाद और ED के हेड रहे इंडिया के, कि हर अफसर, हर अधिकारी, हर IPS, हर IAS, हर ब्यूरोक्रेट एक सा नहीं होता है, कुछ मददगार भी होते हैं, और आप वो मदद कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ा अचीवमेंट सर ये भी है कि आप जब मदद के लिए उतरे, आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें हर साल 15-20 बच्चे एवरेज, 20-25 के आसपास, 20-25 बच्चे UPSC क्वालिफाई भी कर रहे हैं। यस। ये सबसे बड़ा सम्मान है और आपकी मेहनत का फल है, जो आपको ये चाहिए। सर जब आपने इतनी हायर एजुकेशन ले ली, IITian रहे आप, फिर आपका मन डॉक्टरी से हटा, चलो ठीक है एक चॉइस थी, नहीं करनी डॉक्टरी, मुझे इधर आना है। फिर सर IPS की तरफ कैसे, कब, क्या किस्सा है? मतलब एक तो जाट का छोरा, ऊपर से दिल्ली की पैदाइश, शाहदरा की, और उसके बाद नाम कर्नल सिंह, फौज में नहीं गया। तो सर ये IPS वाला कीड़ा कहाँ से चला? वो क्या घड़ी थी, क्या टाइम था, क्या दिन था कि मैं ये करूं? देखिए, मैं सिविल सर्विसेज में कभी नहीं आना चाहता था। इसके बिल्कुल अपोज था मैं, मतलब कि जाना ही उल्टा नहीं है। कि सिविल सर्विस नहीं जाना है, इंजीनियरिंग की है। मेरा आइडिया था कि रिसर्च करूं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मेरा एडमिशन भी हो गया था रिसर्च में। विदेश में जाना नहीं चाहता था। मेरे क्लास में 11 लोग थे, एमटेक में 10 लोग विदेश में चले गए थे, मैं अकेला इंडिया में रहा था, इसलिए कि जाना नहीं था। अरे तो TIFR में एडमिशन हुआ, लेकिन मैं बीमार पड़ गया और सीरियस बीमार हुआ। 2 साल में कभी हॉस्पिटल में, कभी घर पे। लखनऊ में मेरे बड़े ब्रदर थे जो चीफ इंजीनियर थे इसके, जो वहाँ का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण डिपार्टमेंट विभाग। तो जैसे ही मैंने एमटेक कंप्लीट किया तो मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था और एक गांठ बन जाती थी पेट में। कभी वो बड़ी होती थी, कभी छोटी हो जाती थी।
तो मैं लखनऊ में उनके पास गया, वहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मेरा सर्जरी हुई। सर्जरी ठीक हो गई, बट लगता है उसके दौरान कहीं मेरे और इंटरनल इंजरी हो गई। उसकी वजह से एक छेद बन गया इंटेस्टाइन से बाहर तक, जिसको फिस्टुला बोलते हैं। तो खाना बाहर निकलने लगा सीधे सीधे वहाँ से। मेरी फिर एक और सर्जरी हुई वहीं लखनऊ में, उसमें भी ठीक नहीं हुआ वो। फिर थर्ड सर्जरी हुई वहाँ पर। किस सन की बात है सर ये सन 81 की बात है। आपने क्या पढ़ाई कर चुके थे तब तक? एमटेक कर चुका था मैं। अच्छा, फिर सर? तो फिर जनवरी 82 में भी सर्जरी हुई वहाँ पर, वो भी ठीक नहीं हुई। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया फादर के पास। यहाँ पर डिफरेंट लोगों को चेकअप कराया। फिर किसी ने कहा पंत हॉस्पिटल में, जीबी पंत। जीबी पंत में। जीबी पंत में एक डॉक्टर आनंद थे, बीएस आनंद। तो वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फिर मेरा लोकेट किया कि एग्जैक्टली किस जगह समस्या है। फिर उन्होंने सर्जरी रेफर की इरविन हॉस्पिटल में। इंटरेस्टिंगली वहाँ भी आनंद ही सरनेम था जिन्होंने सर्जरी की। वही जीबी पंत वाले डॉक्टर? वो दूसरे थे, यहाँ विजय आनंद अच्छा। थे, वहाँ पर सरनेम आनंद? हाँ, सरनेम आनंद था, बीएस आनंद थे। तो ये सर्जरी कामयाब हुई, इरविन वाली जो है। अब इसके बाद जब मैं रिकवर हुआ, पूरी तरह से रिकवर हुआ 83 के शुरू में, फिर मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू करी। कितनी एज थी सर 83 में? 83 में मैं 26 साल का था। तो नौकरी ढूंढनी शुरू की। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आपका गैप ईयर है तो इंटरव्यू बुलाने में भी समस्या आती है। कई जगह अप्लाई किया तो अभी कोई जवाब नहीं आ रहा था। कहाँ अप्लाई कर रहे थे सर? TCS में और डिफरेंट कंपनीज में जो प्राइवेट जॉब्स में। तो हमारे मोहल्ले के कुछ लोग सिविल सर्विसेज दे रहे थे, तो उनसे मोटिवेट होकर मैंने कहा मैं भी सिविल सर्विसेज देता हूँ। ये पीरियड जब आपकी नौकरी नहीं लगी होती तो एक बड़ा डिमोरलाइजिंग पीरियड होता है 26 साल के युवा के लिए। लोगों के बड़े अजीब कमेंट्स आपको कई बार सुनने को मिलते हैं। वो जरा कोई याद है सर जो लगा हो, जिस मतलब वही मोटिवेटर बनाओ कमेंट? जैसे कि कोई कह रहा अरे फलाने ने इंजीनियरिंग तो उस कॉलेज से की थी, इसने तो IIT से की है, फिर भी नौकरी नहीं लग रही इसकी। मतलब अजीब तरह के कमेंट्स होते हैं। बट खुद भी महसूस होता है कि भाई आप बुरा लगने वाली पढ़े लिखने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इधर से वेट कर रहा था कि कोई कंप्यूटर्स के फील्ड में बुलाए हमें। तो उन लोगों से मोटिवेट होकर मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। ये बात सर है 83 की? 84 के शुरू की। 84 के शुरू की। तो 84 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और अच्छा, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया। अच्छा। अब उस समय रिज़ल्ट जो थे अखबार में आता था, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो एक दिन मैं घूम रहा था तो किसी ने कहा क्या हुआ तुम्हारा रिज़ल्ट का? यूपीएससी का? मैंने कहा अभी रिज़ल्ट नहीं आया। कहता रिज़ल्ट तो एक वीक पहले आ गया। एक सप्ताह पहले निकल चुका था? निकल चुका था। और आपने देखा ही नहीं अपना रिजल्ट? कहते तुम्हें पता ही नहीं, हुआ नहीं होगा। फिर वो एक वीक पहला हिंदुस्तान टाइम्स ढूंढा, देखा तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। मतलब पास हुए पड़े हैं आप, एग्जाम में रिजल्ट बाहर आया हुआ, छपा हुआ अखबार में, राइट। और आपने देखा नहीं हो। जब देखा तो क्वालिफाइड। फिर मेन एग्जाम हुआ, उसमें क्वालिफाई हो गया। फिर इंटरव्यू में चेयरमैन जो बोर्ड थे वो शुरू करते हैं इंटरव्यू लेना। तो उन्होंने पूछते पूछते पूछा कि भाई आपने एमटेक तो 81 में किया, आप हैप्पी अरब हो रहे हैं, क्या कर रहे थे इस बीच में? तो मैंने बताया, मैंने कि सर मैं बीमार था, ऑफ एंड ऑफ हॉस्पिटल में था। कहते तो कुछ तो करते होगे। तो जब बीमार हैं तो क्या करेंगे? तो मैंने कि सर किताब पढ़ता था। सही है, आपने भी सही आंसर दिया। तो कहते कौन सी किताब पढ़ते थे? मैंने कहा सर डिटेक्टिव नॉवेल्स और रिलीजियस बुक्स। पूछा उन्होंने हिंदी के कौन से डिटेक्टिव नावल पढ़ते थे? मैंने कहा सर इब्ने सफ़ी के कर्नल विनोद और कैप्टन हमीद वाली जासूसी नावल में पढ़ता था। कहते हैं इंग्लिश में? मैंने कि रॉबर्ट लुडलुम।
तो उन्होंने पूछा लेटेस्ट कौन सी किताब निकली है उसकी, तो मैंने बताई लेटेस्ट किताब कौन सी निकली है। उसके बाद उनका क्वेश्चंस रिलीजन पर शुरू हो गया। जैसे आपने उनको हिंट आउट किया कि मैं ये पढ़ रहा था। हाँ, तो रिलीजन के ऊपर, गीता के ऊपर उन्होंने पूछे सवाल और डिफरेंट एस्पेक्ट्स कुछ याद है पूछे। सर गीता पे क्या सवाल पूछा था? कर्म थ्योरी पूछी उन्होंने, सांख्य योग पूछा, इस तरह की चीज। वो बेसिकली जज करना चाह रहे थे मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल सच रहा है या हूँ, नहीं। बोल रहा हूँ। और एक आध जनरल नॉलेज का सवाल था, एक आध फिजिक्स का सवाल था, क्योंकि मेरा फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो सब्जेक्ट थे। तो फिर रिजल्ट आया उसमें आईपीएस में आ गया 84 के रिजल्ट में। तो घर आया, फादर को जब बताया तो वो बड़े खुश हुए, तो हमें भी लगा भी अच्छी चीज़ है, फादर खुश हो रहे हैं तो और फिर कर्नल सिंह, अब लड़का जो है सर आईपीएस बन गया तो फादर का तो खुश होना लाजिमी है। आईपीएस का ये बेसिकली कारण है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की, लेकिन समटाइम्स डेस्टिनी आपको ले जाती है। ट्रेनिंग पीरियड का सर आईपीएस की कोई किस्सा? ट्रेनिंग पीरियड अच्छा था। मैं बताया था जैसे ट्रेनिंग पीरियड में मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन और बेस्ट एथलीट रहा। मैं जनरली एक्सरसाइज जो करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था दौड़ने की। तो मुझे वो लोग सोचते थे इसको तो दौड़ना आता नहीं है और ये फेल हो जाएगा। मतलब मेरा नाम देने में भी हमारा जो डरते थे। स्क्वाड वाइज होता है ना, हाँ, तो फर्स्ट ट्रिपल जंप था, फर्स्ट इवेंट जो मैंने पुलिस ट्रेनिंग में। हाँ, ट्रिपल जंप में हमारे बैच में था एक जो कहता था वो स्टेट चैंपियन रहा है, तो फर्स्ट इवेंट में मैंने उसको हराया। तो मतलब जाट का छोरा, जाट का नहीं था, पढ़ा लिखा भी था। फिर रेस मेरी अच्छी थी। अच्छा, तो एक के बाद दो मैं 4 इवेंट में, रेसों में क्वालिफाई कर गए और एक उसमें 5 में, पांचों इवेंट में मैं फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल आया। तब वहाँ शांति हुई, तब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। एंड स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, हॉकी, इवन वॉलीबॉल, ये सारे गेम में वहाँ खेलता था। सर कोई ट्रेनिंग या पुलिस ट्रेनिंग पीरियड में ऐसी चीज़ जो मतलब बहुत कभी हंसी भी आती है और वो सिखाया गया हो इस टाइप का, जिसको आप हमेशा उस ट्रेनिंग में जाने से पहले आईपीएस की घर में मतलब वो करने नहीं चाहते थे, वहाँ आपको बताया गया? पहली चीज़ तो जब आप वहाँ गए तो सबसे पहले एक एक को बुला के उसके बाल काटे जा रहे थे। तो जिसके बाल कट रहे थे उसका तो मुंह बना होता था और सारे लोग हंस रहे होते थे उसमें, पर ये नहीं पता उनका भी नंबर आता है, कटने तुम्हारे भी हैं। तो एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेस था। और एक जो है, एक दिन हमारा क्रिकेट मैच हो रहा था फैकल्टी और प्रोबेशनर्स के बीच में, और मैं कमेंट्री कर रहा था। मैच हो गया, कमेंट्री ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे सवेरे सवेरे परेड होती है, तो 6 बजे हम परेड की लाइन में खड़े थे। तो डिप्टी डायरेक्टर थे मिस्टर मंडियाल, वो जोर की चिल्लाए, कर्नल सिंह यू आर नॉट शेव्ड यस्टरडे, कल तुमने शेव नहीं बनाई थी, पूरे प्रोफेशनल्स के सामने। तो मैंने कहा सर कल छुट्टी थी। इसलिए नहीं आई थी। तो कहते हैं कोई छुट्टी नहीं होती पुलिस वाले के लिए, रूम से बाहर निकलते ही शेव होने चाहिए और ठीक कपड़े पहने होने चाहिए। तो लेकिन उनका ये सबक आज तक याद है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग के दौरान कि आपको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, डिसिप्लिन सिखाया जाए। और एक आदमी को डिसिप्लिन नहीं हो सकता, मुझे पहले दिन भी बोल सकते थे वो, लेकिन सबको सिखाना था उनको, और सबके बीच में कहा और सबके बीच में कहा था कि सबको पता लग जाए। बुरा लगा होगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, बट सबके लिए डायरेक्शन थी। केवल शेप न बनाने पे एक दिन। यस सर ये इसमें कितनी सच्चाई कि आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेसी की जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको जो स्पून्स हैं प्लेट में रखने और उठाने का तरीका भी सिखाया जाता है, ये सच है एक या अफवाह है? नहीं, एक हमारा डिनर होता है, डिनर जो फॉर्मल डिनर होता है, एक हमारे टाइम में एक ही बार हुआ था। उसमें ये बताया जाता है कि भी आप जो है छुरी और कांटे से खाएंगे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए यूज करते हुए। अब हम तो पहले ही खा के चले जाते
कि आवाज आनी है आवाज आनी है तो हम तो पहले ही खा के चले गए। ताकि शोर नहीं बचे और हम पकड़े ना जाएं। मैं नहीं, अधिकतर प्रोफेशनल पहले खा के गए थे। मतलब आए, फटाफट खाया और निकल गए। पहले खा लिया खाना पहले खा लिया, और वहां बैठ के हाँ। जो सामान रखा थोड़ा अब बहुत टच किया, यूज किया ही नहीं तो आवाज नहीं आएगी। आवाज नहीं आएगी। ये फार्मूला निकाल लिया तो उससे बचने का। लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बट एक फॉर्मल डिनर जरूर होता है जिसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इस तरह से आना चाहिए। आई डोंट नो कि अब होता है नहीं होता। सर आपके ज़माने में या आज आपको अगर पता हो, जरूरी नहीं मालूम हो, मालूम है तो बताइए, पुलिस की ट्रेनिंग का सबसे, आईपीएस की सबसे टफ क्या गोल होता है सर, जो बहुत मुश्किल होता है? मतलब पढ़ाई पे सब पे भारी पड़ जाता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 5:30 बजे आप उठोगे, 6 बजे आपको ग्राउंड में होना है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। वो ये नहीं है कि बारिश आ रही है जी अब लेट हो जाए, आपको वहां खड़े होना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। 6 बजे? 6 बजे डॉट। एक दिन क्या हुआ, डिप्टी डायरेक्ट, हम लाइन में खड़े हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब आ रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब उनसे एक कदम पीछे थे, उनको पहला आना चाहिए था। असिस्टेंट डायरेक्टर थे चूंकि। यस, डिप्टी डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने सैल्यूट लिया, असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ टर्न किया, आप आधे दिन की छुट्टी लो अब जाके। एक कदम पीछे रहने पे? लेट, सी दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की, आप लेट होने का मतलब नहीं है आपका। फिर हम उससे सवेरे की परेड से 8 बजे वापस आते थे, पूरी तरह थके हुए, फटाफट ब्रेकफास्ट, 9 बजे क्लास शुरू होती थी पढ़ाई की। अब ये नहीं पता कब सो गए क्लास में। क्लास लेते लेते थ्योरी में पता ही नहीं लगता था, कई बार तो सारी क्लास हो जाती थी। इतने थके होते थे आप ट्रेनिंग से ग्राउंड की। फिर 9 से 12, 1:30 तक आपका लंच हो गया, सॉरी क्लास हो गई, हाँ। फिर लंच हो गया आपका। उसके बाद आप लंच के बाद आधा पौना घंटा आराम होता था, देन अगेन स्पोर्ट्स ग्राउंड में। अब वर्दी नहीं होती थी, लेकिन आपकी ट्रेनिंग फिर शुरू होती थी। 6 बजे तक फिजिकल एक्सरसाइजेस, उसके बाद आपको 15 मिनट मिलते थे, अपनी ड्रेस चेंज करो, ग्राउंड वाली, हाँ ग्राउंड वाली ड्रेस चेंज करो, स्पोर्ट्स शूज़ पहनो, स्पोर्ट्स के कपड़े पहनो, 15 मिनट का टाइम है, खेलने चलो। फिर 1 घंटे खेलते थे, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है। रूम में आओ, डिनर करो, सो जाओ। तो आपको सोचने का भी टाइम नहीं है। आईपीएस की ट्रेनिंग में फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। बीच में आपको घुड़सवारी में भी ले जाते थे, और कई बार जो है जैसे कुछ संडेज को आपको क्रॉस कंट्री रेस में भी ले जाते थे। फिर हमें ले गए थे, उस समय वहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं था, पुलिस एकेडमी में हमारे टाइम पे, बाद में बना था हैदराबाद में। तो हमें ले गए थे मैसूर स्विमिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो वहाँ भी सवेरे सवेरे हमें उठा के स्विमिंग पूल ले जाते थे, उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग के लिए, शाम को फिर स्विमिंग पूल। और हमारा अरेंजमेंट उन्होंने रुकने का कहीं किसी स्कूल में किया था या कहाँ किया था, आज मुझे याद नहीं है, लेकिन सोने के लिए वो तखत जो होता है ना, लकड़ी वाला, और उसके फट्टे जो होते हैं लकड़ी के, वो हमें मिले थे। तो उस पर चादर बिछा के सोते थे। हालांकि इतने थके होते थे, नींद आई जाती थी, पर कई बार रात को सोते हुए वो फट्टे निकल जाते थे, तखत के फट्टे निकल जाते और कैडेट नीचे जमीन पे। तो बट इट वाज ए टफ पीरियड, बट वी एंजॉयड। बाद में बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ऐसा टफ पीरियड भी बड़े आराम से किया। और इस फिजिकल ट्रेनिंग जो थी, मुझे लगा वो इतना फिट कर देती थी आपको कि हमें थकानी महसूस नहीं होती थी।
सर मुझे आंसर पता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आईपीएस आप रहे हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान की कोई एक चीज़ सीखी हुई जो आईपीएस की पूरी जिंदगी, तमाम उम्र, सर्विस में और रिटायर होने के बाद अंतिम सांस तक साथ रहती है, वो क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स राइडिंग कराई उन्होंने। हॉर्स राइडिंग इसलिए नहीं कराते कि आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए। हॉर्स राइडिंग आपको इसलिए कराते हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप रह सकते हैं। और वहाँ पर हमारे एक जो डायरेक्टर थे हमारे टाइम में, मिस्टर सिंघवी थे, वो फ्राइडे को एक हमारी क्लास लेते थे। और वो क्या करते थे, अपने एएसपी से लेके और अपने डीजी तक के धीरे धीरे किस्से हमें सुनाते थे। क्या सिचुएशन आई, क्या उन्होंने किया और क्या गलती की। वो जो लेसन्स थे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के उनके, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जैसे अगर उस तरह की कोई सिचुएशन आती थी, हमें याद आ जाता था कि हाँ ये था। कि इस तरह से सिंघवी साहब हमें बताते थे, तो इसको इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी फॉर एग्जांपल आर्म्स ट्रेनिंग, राइफल शूटिंग, ये कभी भी काम आ सकती है। तो वहाँ जो एक एक चीज़ सिखाई जाती थी, फिर सिमुलेट करते थे, मर्डर केस को सिमुलेट कर दिया, आप इन्वेस्टिगेशन करिए, एविडेंस कलेक्ट करिए। ये सब भी आईपीएस को ये ट्रेनिंग सब में, ये सब भी सिखाया जाता था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है काम आती हैं बाद में। आईपीएस बन गए सर, पता लगा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, तो बहुत लोग, अपना परिवार तो खुश होता ही है कि लड़का या लड़की आईपीएस बन गया या आईएएस बन गया। कोई ऐसा भी आदमी जिसने मुंह चढ़ाया हो और वो ना आप खोलना चाहें? मतलब लगता सर सब जगह होते हैं समाज में अच्छे बुरे लोग। ऐसा तो नहीं कोई था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जब हम ट्रेनिंग में होते हैं, जब पहले आने के बाद ये हमारी ट्रेनिंग होती है, पुलिस स्टेशन ट्रेनिंग। जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग जैसे लेके आते हैं। हमें एक सिपाही भी का काम करना पड़ता है, सब इंस्पेक्टर का भी काम करना पड़ता है, एसएचओ का भी काम करना पड़ता है, उसमें एसीपी का भी करना पड़ता है। इनिशियली 1 स्टार लगता है, आईपीएस तो लिखा रहता है बट 1 स्टार लगता है, फिर 2 स्टार लग जाते हैं। और एसीपी बन के सर ट्रेनिंग लेते हैं आके फर्स्ट हाँ जी, लेकिन वो आईपीएस बट 1 स्टार या 2 स्टार लगते हैं आपको। तो हमारे मोहल्ले का एक मेरे भाई से कहता है कि है तो ये आईपीएस, पर बिल्ले तो सब इंस्पेक्टर के पहन रखे। वो पीतल के बिल्ले और चांदी के बिल्लों में फर्क नहीं कर पाया ना, कहते बिल्ले तो सब इंस्पेक्टर के पहन रखे। और बड़ा आईपीएस घूम रहा है। तू कैसा आईपीएस, नकली तो नहीं है। तो बट ये इंटरेस्टिंग चीज है जानकारी के अभाव कि में लोगों को आइडिया नहीं होता बहुत सारी चीजों वो का। बिल्ले देखते गिनते हैं Right. वो चांदी, और आईपीएस के कंधे पे चांदी के बिल्ले और सब इंस्पेक्टर थानेदार के पीतल के बिल्लों में फर्क नहीं था। Right. उनको गलती उनकी नहीं थी, ना समझी थी वो। राइट। सर ट्रेनिंग करके जब आ गए तो पहला, सबसे पहली जो आपकी यहाँ फिर प्रैक्टिकल ज्वाइनिंग के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होती दिल्ली पुलिस में, जी, वो सब कुछ कोई किस्सा याद है? कहाँ से शुरू की, कौन एसएचओ था जिसके अंडर में की? मैं दरियागंज में ट्रेनिंग हुई थी मेरी। आरसी कालिया एसएचओ था उस समय, बहुत सीजन था और काफ़ी उससे सीखने को मिला चीज़ें जो हैं। एंड वहाँ पर मेरा एक वो था, मैं जो उनका रिकॉर्ड रूम है, दरियागंज थाने का दरियागंज थाने का रिकॉर्ड रूम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए काम को। रिकॉर्ड रूम और मालखाना जहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे जाते हैं, तो मैं अक्सर बैठता था रिकॉर्ड रूम और मालखाने में। और मैंने रिकॉर्ड्स में अपने हाथ से एंट्री की हैं उस समय, सीखने के लिए, सीखने के लिए। और कई जो हेड कांस्टेबल थे वहाँ पर, वो काफ़ी तजुर्बेकार थे। तो मुझे जो 25 रजिस्टर थे पुलिस के, जिसको पीपीआर रजिस्टर बोलते हैं, पंजाब पुलिस रूल्स रजिस्टर, वो मुझे आज की डेट में भी कंठस्थ याद है। ये उसी ट्रेनिंग का फल है। और जब मैं डीसीपी था, जॉइंट सीपी था, थानों में जाता था, मैं एसएचओ से पूछता था, बताओ ये रजिस्टर नंबर इसमें क्या है।
क्योंकि आपने सीख लिया था। उसमें मैं सीखा हुआ था एक एक चीज़ जो है, फार्मूले बताते थे वो, जैसे रजिस्टर नंबर 4 में क्या क्या होगा, रजिस्टर नंबर 6 में क्या 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 होगा। तो एक उसका बड़ा अच्छा रहता है अगर इस तरह की सीख जो है। हाँ, मतलब आपने सीखने का जज्बा था कि मैं थाने की पुलिसिंग सब कुछ सीख लूं ताकि कोई मुझे ब्लफ ना कर सके भविष्य में आइंदा। राइट। नीचे के लेवल पे पुलिसिंग में कांस्टेबलरी मुझे बेवकूफ़ ना समझे राइट। या बना पाए। सर आरसी कालिया जो एसएचओ थे जिनके जी। अंडर में आपने फर्स्ट ट्रेनिंग की अपनी दिल्ली पुलिस में आके दरियागंज थाने के, जी। वो उनकी कोई चीज़ कोई क्वालिटी सर एक एक पॉइंट सी कोई उसका मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छा था एक तो, दूसरा पब्लिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। कितना भी बड़ा जुलूस निकला हो, क्योंकि दरियागंज में बहुत जुलूस निकलते हैं, बहुत अरेंजमेंट होते हैं, वो बड़े जुलूस में अकेला ही आगे चल देता था और मैनेज कर लेता था। उसने एक मुझे कहानी सुनाई अपनी, कहता सर कि शुरू शुरू में ना लोगों को आता नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। कहता जब वो सब इंस्पेक्टर नया नया बना, ये कालिया की कहानी है। जिनके अंडर में आपने ट्रेनिंग हाँ, की। कहता एक एक्सीडेंट केस मिल गया मुझे, अब मुझे तो समझ नहीं आया लिखूं क्या। तो कहता मैंने उनसे कहा भैया कंप्रोमाइज कर लो। थानेदार था और लिखना नहीं आता था, रोड एक्सीडेंट का केस, तो मतलब पुलिसिया कागज नहीं बनाने आए, तो उन्होंने कहा ठीक है जी कंप्रोमाइज करा दो। तो आपस में समझौता करा लिया। समझौता करा दिया। तो वो कह रहा था कि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे पुलिसिंग की वर्क की। पुलिसिंग की, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्चुअली आप कितना भी लिख पढ़ लो कागज पे, लेकिन जब तक आपने मौका नहीं देखा उसको कैसे डील करना है, तब तक आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब तक आपको एक्सपोजर नहीं होगा, ये बड़ा कहना आसान है कि जी एक मर्डर केस हो गया है, एविडेंस कलेक्ट कर लो, लेकिन मर्डर केस की साइट पे जाके उसको मुआवना करना, उसको समझना, फिर क्या क्या एक्शन होने चाहिए, सीएफएसएल की टीम बुलानी है, कौन सी टीम बुलानी है, किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करने हैं, ये एक मतलब एक एक्सरसाइज है। और वो एक्सरसाइज आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप ने उन केसेस को हैंडल नहीं करोगे। प्रैक्टिकली आप जमीन पे जाके देखा नहीं होगा। देखोगे नहीं। बेसिक आइडिया उसका समझाने का ये था। सर कोई शुरुआती नौकरी का, जब कर्नल सिंह साहब 84 85 सर 86 में दिल्ली कब आ गए आप ट्रेनिंग में? दिल्ली में 86 के शुरू में आ गया था ट्रेनिंग पूरी करके हैदराबाद से। उस दौरान सर नई नई पुलिस की आईपीएस की नौकरी में कोई ऐसा केस सामने आया जिसमें उलझ गए हों और उसने सिखाया हो, वो लेसन बन गया? जी सारे केस ही सिखाते हैं, लेकिन ऐसा उलझन वाला नहीं कह सकता मैं कोई कि जिसमें उलझे हों, क्योंकि दिल्ली पुलिस ना जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों, चाहे एसएचओज हों, बहुत सीजनड हैं, बहुत ट्रेंड हैं, और जब वो केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको खुद सीखने को बहुत मिलता है उनसे। तो ट्रेनिंग पीरियड में जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना अच्छा डीसीपी होगा, और जितने उस पीरियड में इधर उधर भागेगा उतनी उसको एज डीसीपी, क्योंकि हमें एक सीनियर ने हमारे बताया उस समय, कहते हैं ये पीरियड आपका ऐसा है जब आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो। जब डीसीपी बन जाओगे तो पूछोगे तो बेइज्जती लगेगी, तब आपको ऑकवर्ड लगेगा तब किससे आप पूछने हवलदार के सिपाही लिए। से पूछेंगे, आपका अहम टकराएगा उससे। तो वो पीरियड होता है जब आप ट्रेनिंग का पीरियड जो है, जब आप किसी से कुछ भी, सिपाही से भी पूछ सकते हो, आप ये बताओ ये कैसे होता है। सर आप डीजी रहे अरुणाचल, मिजोरम मिजोरम के डीजी रहे, गोवा में आईजी रहे, ईडी रहे भारत के, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की और क्राइम ब्रांच, तो समझो आपने अपने नाम बिल्कुल एकदम लिखा रखी थी कि मैंने पूरी जिंदगी नौकरी की, और आपने करी। जहां लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलती है वहां आपको रखा गया हमेशा। कोई सर ऐसा खुराफाती दिमाग मिला आपको दिल्ली पुलिस की नौकरी के दौरान आईपीएस में जो बहुत मास्टरमाइंड लगा? वो कहते हैं कि पुलिस में एक से बढ़ के एक मास्टरमाइंड आते हैं, और फिर आपने उसको कैसे टैकल किया? मास्टरमाइंड मतलब? मास्टरमाइंड मतलब बहुत उलझा हुआ तिकड़मी, जो हमेशा अफसरों को ही ब्लफ करने में लगा रहता हो। देखो, एक तो गोवा में एक आईपीएस ऑफिसर ही आया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए। किस पोस्ट पे थे वो? आईपीएस आया तो एएसपी लगा वहां पे। अच्छा, नए नए एएसपी लगे थे गोवा में। एएसपी लगा। पीएम का अरेंजमेंट हुआ एक होटल में, पीएम साहब आए, एक होटल में रुके, उसको वहाँ का इंचार्ज लगाया सिक्योरिटी का,
प्राइम मिनिस्टर कौन थे सर, किस सन की बात है ये? अभी ये सन की होगी, कोई नहीं, मेरे पीएम ख्याल कौन थे से सर? 2000 के की बात होगी पीएम शायद। कौन थे सर? और आप आईजी थे? मेरे ख्याल से वाजपेयी साहब थे, अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी पीएम थे, गोवा की जर्नी पे गए, यात्रा पे गए हुए थे। जी और इन एएसपी की ड्यूटी लगाई गई थी हाँ, प्रोटोकॉल में। इनकी एएसपी प्रोटोकॉल नहीं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का अच्छा, हेड था सिक्योरिटी। वो, इसलिए होटल में एक रूम भी इसको दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके पास होटल वालों ने एक बिल दिया, बहुत बड़ा बिल, जिसमें बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स यूएस से और लिकर का बिल, लिकर, शराब का, शराब का, इसके रूम का। इसके रूम का। अब इसने होटल वालों से कहा जी मेरे से क्यों मांग रहे हो, सरकार से लो। अच्छा, ये इस चक्कर में पी गए होंगे खूब दबा के और कॉलें कर ली कि मैं तो सरकारी उसमें हूँ, तो गोवा पुलिस देगी। वो बिल आ गया, इससे पूछा गया, एएसपी से। हाँ, ये कहता है जी मैं तो रुका नहीं था, उस होटल में एक डीएसपी रुका था उस रूम में। तो मैंने उसको कहा कि अगर ये तुम्हारा है तो यू हैंडल इट। कहता नहीं जी मैं तो रुका ही नहीं। फिर मैंने कॉल डिटेल्स निकाली, होटल वालों से पता करा, इसी की कॉल थी, इसने अपने रिलेटिव्स को कॉल किया था वहाँ से। फ्री का फोन मिल गया, सरकारी निकाला, राइट। मौके का फायदा उठाओ। चलो, एक तो ये इंसिडेंट हुआ। फिर इसकी कंप्लेंट आने लगी करप्शन की, तो डीजी साहब को बताया। डीजी गोवा कौन थे सर? डीजी गोवा थे हमारे, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं कोई बताऊंगा। बात नहीं। आप सर आईजी गोवा थे? मैं डीआईजी गोवा था। डीआईजी गोवा थे। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास कर दो इसको ट्रांसफर। तो डीजी उन्होंने, गोवा बोले डीजी बोला मैं अपने यहाँ एसओ लगा लेता हूँ, यहाँ किससे पैसे लेगा। हेडक्वार्टर में आ गए। तो हेडक्वार्टर में आ गया। हेडक्वार्टर में खरीद फरोख्त भी होती है चीज़ों की, सामान खरीदा जाता है। सामान। तो एक दिन गुरचरण सिंह साहब थे, गुरचरण सिंह जी, डीजी गोवा। डीजी गोवा। तो एक दिन चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर साहब ने मेरे से कहा तुम्हारा ये तो पैसे बना रहा है डीजी के नाम से। अरे, तो मैंने डीजी साहब को बताया, कहने लगा रिस हटाओ मेरे पास से। मतलब होटल में पहले कांड किया दारू पी के, सरकारी बिल डाल दिया उसमें, पुलिस हेडक्वार्टर, उसके बाद सर मनोहर पारिकर चीफ मिनिस्टर स्टेट के कह रहे हैं कि पैसे कमा रहा है। तो इसको फिर समझाया, हटाया, लेकिन ये माना नहीं। माना नहीं। इसकी एसीआर में थोड़ी प्रॉब्लम आई, इसलिए मैंने भी लिखा, डीजी साहब ने भी लिखा। यानी करेक्टर रोल जो था सर्विस का वो जी, खराब हुआ। वो खराब हुआ। बाद में अरुणाचल गया, यही यही क्या बन के गए वहां पे ये श्रीमान जी? वहाँ पे एसपी बन के गया। अच्छा। वहाँ पर ये फिर करप्शन के केस में वहाँ भी आ गया ये, और अल्टीमेटली इसने सर्विस से रिजाइन करके, केस चल रहे नहीं चल रहे मुझे नहीं पता। नाम खोलेंगे? नहीं। तो लेकिन मास्टरमाइंड था सर, मैं यही पूछ रहा था। ऐसे खुराफाती कई बार मिल जाते हैं। इनसे सर कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, आप आईपीएस हैं, आप जानते हैं सामने खड़ा हो मुझे बेवकूफ देखो, समझ रहा है। जब तक आप टफ नहीं होगे तब तक ऐसे लोग सर्विस में रहेंगे। बहुत से लोग बड़े मर्सीफुल हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए जब वो डीजी बनेंगे तो क्या हाल होगा। डीजी बनेगा तो सूबे को खा जाएगा वसूल के। तो इसलिए टाइमली जो है सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि फोर्स को क्लीन करके रखें। चलिए, आपने जब फोर्स को क्लीन करने की बात की है तो सर खाकी वर्दी यानी कि पुलिस, मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट की तमाम, इंडिया की तमाम स्टेट्स की एक कॉमन सी है कि पुलिस उगाही मंथली वसूली सर सबसे ज़्यादा बदनाम है। जबकि मौके पे मुसीबत में 100 नंबर या 112 डायल करिए तो पुलिस की ही जरूरत पड़ती है। एक तरफ पुलिस का जीवन दान देना, किसी की मदद करना, और उसी पुलिस पे धड़धड़ाते हुए लाखों ये आरोप लगना कि वसूली करती है। सर इस सवाल यह है कि समाज कैसा है और समाज में एक्सेप्टेबिलिटी किस चीज़ की है। आज की डेट में हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसमें की लोचा है, पूरे समाज का मैं कहूँगा। तो सर्विस इमैटीरियल है। जो आदमी जहाँ बैठा है अगर उसके अंदर की मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो डीडीए में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो
रिवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो इसलिए एक तो वैल्यू सिस्टम इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें इनकलकेट करना चाहिए एजुकेशन में। हो क्यों नहीं पा रहा है सर? देखिए, जब हमारे टाइम में, जब हम छोटे थे, मुझे याद है स्कूल में थे, एक मॉरल एजुकेशन की शिक्षा होती थी, नैतिक शिक्षा का नैतिक शिक्षा बुक थी पूरी। अब बंद हो गई। अब शायद फिर सुन रहे हैं, मैं दोबारा शुरू कर रहे हैं स्कूलों में। तो एक नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सर ये पढ़ाने से आएगी महकमे में, पुलिस में, या अपने आप भी आपका कुछ पढ़ाई लिखाई जो पढ़ के आप महकमे में भर्ती होते हैं, चाहे वो आईपीएस हुआ चाहे कांस्टेबल, अनपढ़ तो कोई नहीं आता फोर्स देखिए, में। ये आएगी सोसाइटी से। ये सोसाइटी सर पुलिस की रखें अगर हम समाज को नहीं, ले जाएं। सोसाइटी समाज की इन जनरल, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी किस चीज़ की है। देखो, मैं अगर अपने बचपन की याद मुझे आती है 60s एंड 70s की, अगर किसी आदमी पर करप्शन का डाउट होता था तो मोहल्ले वाले कहते हैं आप इसके पास मत जाना, ये आदमी करप्ट है, इग्नोर करते थे इग्नोर उसको। करो उसको। आज की डेट में उल्टा है मेरे ख्याल से। जो करप्ट है उसके पास भीड़ है। उसके पास भीड़ है, जो ऑनेस्ट है उससे कहते हैं इसका दूर रहे, कुछ काम का नहीं है। तो सवाल है कि समाज किसको एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर हम इसको नहीं ठीक करेंगे तो करप्शन का दूर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं, करप्शन केवल पैसे लेना देना नहीं है। जिसका दिया उसको ना दे, यानी जिसका राइट है, अगर उसको राइट आप नहीं दे रहे, ये करप्शन है मेरे हिसाब से। किसी की फाइल आई आपके पास, उसका राइट बनता है, आपने फाइल 2 महीने पेंडिंग डाल दी, मेरे हिसाब से ये भी करप्शन है। लेकिन सर हो तो यही रहा है। बट ये भी करप्शन है, आप किसी का राइट नहीं दे रहे। गीता में कहा गया है एक जगह, जिसका दिया उसको ना दे, घूसखोर कहलाता भाई। एक हरि गीता है, हरि गीता में ये पैराग्राफ है, मतलब स्टेंजा है। तो बहुत सारी चीज़ों की ठीक होने की जरूरत है। सरकारी महकमों में सर करप्शन, मैं पुलिस को, चलिए आप आईपीएस हैं, ईडी हैं, भारत के रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। लेकिन सर पुलिस के ही अगर करप्शन पे बात करें, समाज को हम हटा दें, समाज तो ये कहता है कि धरती ऊपर करिए और आसमान नीचे ले आइए, जो कि असंभव है। समाज बहुत बड़ा है लेकिन फोर्स बहुत छोटी है। सर फोर्स में करप्शन सिपाही से डीजी की तरफ और पुलिस कमिश्नर की तरफ चलता है, या पुलिस कमिश्नर से नीचे की तरफ चलता है? कैसे साफ किया जा सकता है पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस को? देखिए, साफ करने का तरीका यही है कि पब्लिक फीडबैक, प्रॉपर इंक्वायरीज। अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस में ले लें। दिल्ली पुलिस में अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन दिल्ली में बनी हुई है, एक पब्लिक ग्रीवेंस सेल भी बनी हुई है जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स जाके लगते हैं। इम्पैक्ट क्या है? आप 50 ऑर्गेनाइजेशन बना लो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ही करप्ट हो जाए तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर विजिलेंस ही, फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा विजिलेंस डिपार्टमेंट करप्ट है, अगर विजिलेंस ही करप्ट हो जाए फिर क्या होगा? तो सर ये तो चोर के ऊपर मोर बैठा वाली कहावत हो गई। ये मिलता है कई बार। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम आदमियों में अपनी ट्रेनिंग पीरियड में किस तरह से मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करें, किस तरह का कल्चर इनकलकेट करें उनमें। कौन करेगा सर वो? कल्चर सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उन तक पब्लिक की पहुंच नहीं, जो पीड़ित है, और पहुंचती है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऐसा एक आरोपी ये लगते हैं कि अपना अपने को बचा रहा है। अगर एक सिपाही के खिलाफ एसएचओ से कंप्लेंट की तो एसएचओ तो पहले ही बहुतेरे पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई पकड़ रही है, एंटी करप्शन पकड़ रही है। तो जब एसएचओ ही पकड़े जा रहे हैं तो हवलदार सिपाही के देखिए, सिस्टम बनाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, मैं और मेरे से पहले नॉर्थ वेस्ट में दीपचंद साहब रहे थे, डीसीपी, फिर मैं डीसीपी आया उनके बाद, और इवन जॉइंट सीपी जब मैं रहा, तो एक सिस्टम बनाया हुआ था कि जो पब्लिक मीटिंग होती है 11 बजे से 12 बजे तक पब्लिक से मिलने का टाइम था। उसमें जो आदमी आया उसको सुना और उसको कहा कि आप इस दिन आ जाइए। बाकायदा कागज पे नोट कर लिया कि ये अगेन इस दिन इतने बजे आएगा। पर्टिकुलरली ये था कि इस थाने का, अगर एक थाने का आया तो उसको एक पर्टिकुलर डे को बुलाना है। उस दिन एसएचओ भी आएगा, एसीपी भी आएगा, दोनों को अलग अलग सुनूंगा, फिर दोनों को आमने सामने कराऊंगा। रिजल्ट क्या था कि जैसे ही मेरे यहां से कोई कागज जाता था फटाफट काम होता था। उनको पता था नहीं तो फिर
जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन पकड़े जाएंगे। उस दिन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो ज़रूरी है, आपका जो है एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, पब्लिक को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आपकी सुनवाई होगी। और अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि सीनियर ऑफिसर के पास कोई गया, उसने कहा अच्छा जाओ आप एसएचओ से मिलो। कई बार एसएचओ कहता है जाओ उसी से करा लेना काम, क्योंकि उस आदमी की वापसी नहीं है। अगर उसको वो सीनियर ऑफिसर ने टाइम दिया हो और फिर दोनों की परेड करे जो झूठ बोल रहा हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज चीज़ें ठीक नहीं होंगी अगर हम सोच लें कि हमने कागज मार्क कर दिया और ठीक हो गया। जैसे पुराने लोग जो हैं कहानियों में सुनते हैं, राजा लोग भेष बदल के जाते थे, तो आप भेष बदल के नहीं, आप सुन तो लो लोगों को। लेकिन अब तो सुन भी नहीं रहे हैं अफसर। तो कई बार सुनते नहीं है, नहीं बहुत अफसर सुनते हैं, ऐसा नहीं है, गिने चुने हैं, वो बेचारे भीड़ में गायब हैं। हाँ, तो जो नहीं सुनते उनकी गलती है। एसएचओ बहुत पकड़े जा रहे हैं सर दिल्ली में। कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 1 करोड़ ले रहा है। और अभी रिसेंटली 2-4-6 पकड़े गए हैं। ये सर बड़ा गति तेज हो गई है। 1980 की और 90 की पुलिस, दिल्ली पुलिस जब आप थे, और आज 2025 की पुलिस में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं सर? एक इंसान है, रिटायर हो गए आप, ठीक है, आपने अफसरी की है, आईपीएस को जिया है, आपने भोगा कम है, क्या सर ये कहाँ जा रही है पुलिस? देखिए, मेरा कोई इंटरेक्शन तो पुलिस से पड़ता नहीं है, इसलिए बड़ा मुश्किल है कहना कि कहाँ पुलिस जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। मेरे हिसाब से अच्छा काम करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। पुलिस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना और लोगों को एक तरह का न्याय देना। पहला न्याय यहीं मिल जाता है। अगर आपने केस को सही हैंडल किया तो पहला न्याय हो गया। एक्चुअली कोर्ट कचहरी में तो बाद में जाती हैं चीज़ें, जो आदमी को मिलना होता है 90% तो यहीं मिल जाता है अगर उसका केस सही हैंडल हो जाए। सर क्या वजह है कि थाने चौकी आम आदमी जाने से कन्नी काटता है पीड़ित? देखिए, ये बहुत पुराना जो एक इम्प्रेशन है पुलिस का कि थानों में अच्छा बिहेवियर नहीं मिलता, एक इम्प्रेशन है। हालांकि दिल्ली में तो कम से कम सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं थानों में, ताकि अगर कोई इस तरह का बिहेवियर करे तो नोटिस हो जाए। जब सीसीटीवी कैमरा लगता है तो आदमी ऑटोमेटिकली अपना बिहेवियर सुधारता है। दूसरी एक और बड़ी है, जब थाने में लोग जाते हैं तो पुलिस वाले अवॉइड करते हैं केस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि जो पुलिस की परफॉर्मेंस है वो कितने केस हुए हैं वहाँ पर, इस पर मेजर की जाती है, ना कि कितने केस सॉल्व हुए, कितनी पब्लिक खुश है, कितने पब्लिक को लगता है कि इस एरिया में सेफ्टी है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया कितने केस रजिस्टर हुए। अब मैं जब जॉइंट सीपी था नॉर्दर्न रेंज में, तो हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में पीसीआर कॉल्स आती हैं केस होने की, तो मैं सवेरे सवेरे पूरी कॉल मंगा लेता था। और जब सवेरे 8 साढ़े 8 बजे डीसीपी से डिस्कस करता, पूछता था भाई इस कॉल का क्या हुआ, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, रजिस्ट्रेशन होने लगा, एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने लगा, थानों में, पब्लिक खुश। अब एलजी के यहाँ मीटिंग होती थी जिसमें डीसीपी क्राइम प्रेजेंट करते हैं कि भाई इतने एफआईआर लॉन्च हुई, हाईएस्ट पुलिस स्टेशन नंबर 1 मेरे एरिया का, एफआईआर दर्ज होने में। यस, नंबर 2 मेरे एरिया का, नंबर 3 मेरे एरिया का। हाँ, मतलब सारे आपके ही रेंज के डिस्ट्रिक्ट के एफआईआर। एक दिन मैंने एलजी साहब से कहा मीटिंग में, मैंने कहा सर इसका कोई फायदा नहीं है जो आप देख रहे हैं। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कि सर जो ऑफिसर सारे केस रजिस्टर करा रहा है वो तो हो गया खराब, और जो ऑफिसर केस रजिस्टर नहीं करने दे रहा उसके यहाँ डाउन आ जाएंगे। तो अच्छा कैसे हो गया वो मीटिंग में तो अच्छा हो गया। हाँ, बंद कमरे में एलजी की मीटिंग हुई, उसमें अच्छा है। तो हमारे सीपी थे डडवाल साहब, वाईएस डडवाल, जो अब नहीं है। वाईएस डडवाल जो नहीं है, उन्होंने कहा सर कर्नल सिंह ठीक बोल रहा है। बड़ी बात है सर। तो एलजी साहब ने, आई गिव क्रेडिट टू हिम, उन्होंने स्टेटिस्टिक्स देखना बंद कर दिया उस मीटिंग के बाद।
हाँ, कि डाटा जो देख के वो चौंक रहे थे हाँ। कि ये भाई कर्नल सिंह तुम्हारे रेंज का फलाने डिस्ट्रिक्ट के ये थाने जो हैं सबसे तो वो ज़्यादा, स्टेटिस्टिक्स बंद कर दी, उनको समझ आ गया कि भाई ये जो है कि एक्चुअल पुलिसिंग क्या है थानों की। एक्चुअल पुलिसिंग क्या है। तो सवाल ये है कि जो पुलिस पब्लिक परसेप्शन है, दैट शुड बी द क्राइटेरिया। पुलिस की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया परसेप्शन ऑफ पब्लिक होना चाहिए। अजय राज शर्मा सर आज नहीं है जी। हमारे बीच। 1999 में जब उन्होंने चार्ज लिया था दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, तो मैं जब उनसे मिला, उन्होंने कहा था करप्शन को लेके पुलिस में, बोले हाँ पुलिस करप्ट है, मैं मानता हूँ, और दिल्ली ही नहीं अदर स्टेट्स में भी करप्शन है पुलिस में, लेकिन ये करप्शन दिखाई बहुत देता है, होता कम है। मैंने कैसे, तो वो कह रहे थे हमारा सिपाही पुलिस का वर्दी में 10 रुपए के लिए या 20 रुपए के लिए बस पे और ट्रक पे लटक रहा होता है, या होमगार्ड, वो वर्दी में नजर आ रहा है सड़क पे। लेकिन दिल्ली नगर निगम और डीडीए और बाकी जो सब ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स की हैं, उनमें जो बाहर संतरी या चपरासी बैठा है, वो दबा के रिश्वत लेता है, वो चूंकि बंद कमरे में ले रहा है इसलिए दिखाई नहीं देता, और पुलिस इसलिए बदनाम है। आप सर कितना सहमत आज उनकी अनुपस्थिति में इस बात से? उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक होता है कि करप्शन कहाँ पर हो रहा है, इन द पब्लिक व्यू। दूसरा है करप्शन कितनी क्वांटिटी का हो रहा है। दोनों बहुत फर्क है। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी 96 में अगेंस्ट बिल्डर माफिया इन दिल्ली पुलिस में, ठीक है। उसमें मैं डीसीपी था और डडवाल साहब जॉइंट सीपी थे एसटीएफ के। उस टास्क फोर्स के। हम लोग सवेरे सवेरे निकलते थे, डडवाल साहब अपने कहते थे सवेरे मेरे घर पे ही आ जाओ, हम पूरी टीम उनके घर पे पहुंचते थे और वहाँ से फिर निकलते थे, दिल्ली का राउंड मारते थे, ये देखने के लिए, चिन्हित करने के लिए कि कौन कौन सी इमारतें इलीगल। तो फिर हम मार्क कर देते थे और अपनी टीम को कह देते इस घर का मेजरमेंट करके फाइल बना लो। फिर हम एमसीडी को चिट्ठी लिखते थे कि भाई इस घर में ये हो रहा है, एक्शन लो आप। मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रिक्वेस्ट की मिलने की, एमसीडी के। वो आया, कहने लगा सर मेरा देख लेना। मैंने कि देखिए अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो डोंट वरी, और किया है तो तुम भुगतोगे। वो उठा, मेरे पैर छुए और चल दिया। दिल्ली नगर निगम का अधिशासी अभियंता। तो मैंने कि क्या है, मतलब क्या है तुम, तो कहने लगा सर मैंने अपनी पोस्टिंग करने के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं और मेरी पोस्टिंग रहेगी 3 महीने। 3-3, 4-4 महीने में चेंज हो जाते हैं हम लोग। 30 लाख रुपए देके दिल्ली नगर निगम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब 3-4 महीने के लिए लगा, और ये कह के क्या आपसे? हाँ, ये टोल्ड मी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा एमसीडी करप्ट है, नहीं, कुछ ऑफिसर करप्ट हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्वांटम कितना है और इसका पता भी नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए मैं अजय राज शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्वांटम कम है। एंड अब जब ट्रक से कोई रिश्वत लेगा, ट्रक वाले से 100 रुपये 200 रुपये, उस समय की बात कर रहा हूँ, अब हो सकता है ज़्यादा लेता हो, वो दिखेगा 10 लोगों को, और वहाँ जो ले रहे हैं वो किसी को नहीं दिखेगा। मैं से इसीलिए चर्चा की है जी। तो इसलिए मेरा फिर बेसिक इशू ये है कि सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है, मॉरल वैल्यूज सिस्टम्स में चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग बात कर रहे थे सर करप्शन की। हर जगह करप्शन है, रोकना है तो उसके लिए बहुत ईमानदार प्रयास करने होंगे, और नीचे से ऊपर प्रयास ना करके ऊपर से नीचे प्रयास करने होंगे। मतलब बोलो अब हमारी बातचीत का यही था। दिल्ली पुलिस सर 25 या 30 साल पहले की दिल्ली पुलिस और आज 2025 की दिल्ली पुलिस, टेक्नोलॉजी, कामकाज, समझ, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, कितना फ़र्क आ गया है सर? सी टेक्नोलॉजी में तो सर्टेनली इम्प्रूवमेंट हुआ है दिल्ली पुलिस की। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी लगे हैं जगह जगह। सीसीटीवी में जो सॉफ्टवेयर भी हैं ताकि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक वायलेशन है ऑटोमेटिकली नोट कर सकें चौराहों पे। सिमिलरली व्हीकल ट्रैकिंग कर सकें,
एक कैमरे से दूसरे कैमरे में अगर मूव करता है तो उसको भी ट्रैक कर सकें। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजिकली आई हैं। हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम सिस्टम बना हुआ है। द क्राइम एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑटोमेटिक है, मींस कंप्यूटराइज्ड हो गया है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। फॉरेंसिक किट्स भी आने लगी हैं, लेकिन अभी हालांकि जो नया BNSS आया है उसमें मैंडेटरी है कि मौके की वीडियोग्राफी करनी है, इंटरोगेशन की वीडियोग्राफी करनी है। बहुत सारी चीज़ आई हैं उसमें टेक्नोलॉजी का, लेकिन वो सारे इक्विपमेंट लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक वो भी प्रोसेस चल रहा है। तो सर्टेनली पुलिस को टेक्नोसॉवी बनाने का पूरा प्रयत्न है गवर्नमेंट का, और डिफरेंस जरूर आया उस समय से अब तक में, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं करूँगा, एक IITian, मैथ का स्टूडेंट, फिजिक्स का, कर्नल सिंह के IPS बनने से विशेष रूप से दिल्ली पुलिस, भारत की जनता, भारत की सरकार को सर क्या जबरदस्त लाभ हुआ? क्या क्या आपके वो मतलब उस पढ़ाई के IITian होने के नाते आपने क्या बेहतर दिया दिल्ली पुलिस को? कि सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब मैं कंप्यूटर सेंटर में लगा दिल्ली पुलिस के, ये 88 की बात है। यानी कि ज्वाइन करने के 3-4 साल बाद? ज्वाइन करने के पहले हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई 87 में। ठीक है। उसके बाद में थोड़े टाइम ACP लाइसेंसिंग रहा, फिर ACP मोती नगर रहा, एंड देन मैं ACP कंप्यूटर्स आ गया, फिर DCP कंप्यूटर्स बना। 89 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था अरुणाचल प्रदेश, तो करीब 1.5 साल में ACP एंड DCP कंप्यूटर रहा दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में। तो इस दौरान पहला जो चेंज लाया गया वो लाइसेंसिंग ब्रांच का कंप्यूटराइजेशन। अच्छा। लाइसेंसिंग ब्रांच का कंप्यूटराइजेशन किया, जो अगर आप आज की डेट में देखो, फॉर एग्जांपल लाइसेंस की रिन्यूअल डेट, लाइसेंस की रिन्यूअल डेट जो लाइसेंस होल्डर है उसके बर्थडे पे होती है। हाँ। उस समय हमने ये भी डिसाइड किया था कि 1 महीने पहले उस आदमी को एक चिट्ठी जाएगी, हैप्पी बर्थडे एंड प्लीज़ गेट योर लाइसेंस रिन्यूड। उसको भी याद रहेगा मेरा बर्थडे पे है रिन्यूअल जो है। फिर उसमें किया कि अगर कोई भी आदमी रिक्वेस्ट लेके आता है, लाइसेंसिंग में बहुत सारी होती हैं, प्रेस का लाइसेंस है और लाइसेंस है, तो उसको वहीं एक काउंटर होगा, काउंटर पे वो लेंगे उसकी वो, और उसको बता देंगे इस दिन आइए, और उस पर्टिकुलर डेट से एक दिन पहले DCP को सारी रिपोर्ट आएगी, और ताकि उस आदमी को जैसी काउंटर अब आएगा, काउंटर से जवाब दे दिया जाएगा उसको कि भाई आपका लाइसेंस बन गया है या ये प्रॉब्लम। तो एक तो सुविधा होगी उसको, और काफ़ी लाइसेंसेज उस समय डेड भी हो गए थे, यानी करीब जब इसको स्क्रूटनी की गई तो 2/3 लाइसेंस बचे रिकॉर्ड में, बाकी एक्सपंज हुए। अच्छा। तो एक कंप्यूटराइजेशन के बाद तो दैट वाज द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। और वो भी ऐसा हुआ कि जो कमिश्नर साहब थे राजा विजयकरण उस समय, उन्होंने मुझे बुलाया, एक कंपनी बैठी हुई थी कंप्यूटराइजेशन की, तो वो करीब लाइसेंसिंग ब्रांच के कंप्यूटराइजेशन के 4 लाख रुपए मांग रहे थे। तो मैंने CP साहब से कहा तो मैं करा दूंगा। वो कहने लगे तुम्हारी टीम कर देगी? मैंने कहा सर मेरी टीम कर देगी है। कितने दिन में कर दोगे? मैंने कहा 2 महीने में। तो उनके ठीक है तुम करो। तो 2 महीने में हो गया। और उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, जो होम डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया। ये सर किस सन की बात होगी है? ये 88 की बात है, जब सबसे पहले दिल्ली पुलिस में लाइसेंसिंग ब्रांच कंप्यूटराइज की गई। यस सर, लाइसेंसिंग ब्रांच ही कंप्यूटराइज करने का दिमाग में कैसे आया? प्रपोजल था उसका, जो कमिश्नर साहब चाहते थे उस समय सबसे पहले उसको। या इसके बाद जो है उसी समय मेरा कंप्यूटर सेंटर में भी, मैं मोती नगर में था, तो कंप्यूटर सेंटर में भी ट्रांसफ़र एक वजह से हुआ था। CMC
हमारे 3 मॉड्यूल को कंप्यूटराइज कर रही थी, क्राइम क्रिमिनल सिस्टम, पेरोल सिस्टम एंड पर्सोनल मैनेजमेंट सिस्टम। अब दिल्ली पुलिस में क्या होता है, जब आदमी जो भी पुलिस वाला है किसी यूनिट में पोस्ट होता है, उसको वहाँ यूनिट का एक नंबर दिया जाता है। जब वो दूसरी यूनिट में जाता है तो उसको नया नंबर दिया जाता है, कनेक्टिविटी नहीं होती। तो सीएमसी वालों ने कहा जी हम एक यूनिक नंबर देना चाहते हैं, जो एक नंबर दिल्ली पुलिस के हर एम्प्लॉय का पूरे महकमे में उसके चलेगा साथ। अब उस समय जो डीसीपी कंप्यूटर थे उसने कहा ये नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है, हर यूनिट में नंबर चेंज होगा। अब ये डिस्प्यूट हुआ तो उस समय जो थे अरुण भगत साहब थे नंबर 2, उन्होंने कहा वो उस लड़के ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ, उसको बुलाओ यहाँ पे, कर्नल सिंह तो मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करके ले आए कंप्यूटर सेक्शन में। तो ये अब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल नंबर है हर पुलिस वाले का, उसका कंट्रीब्यूशन मेरा है। अच्छा, पहली 2 डिजिट किसकी होंगी, दूसरी 2 डिजिट क्या होंगी और लास्ट की 4 डिजिट क्या होंगी। तब ये दिल्ली पुलिस के हर एम्प्लॉय का एक यूनिक नंबर है, ये वो कर्नल सिंह की देन है। तो मैंने डिज़ाइन किया था कि ये होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है अरुण भगत साहब ने कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में जाओ, रिटन एग्ज़ाम में। तो बाद में उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा सर मुझे तो समझ आया नहीं वो सिस्टम सिपाही भर्ती का जो चल रहा सिपाही भर्ती का, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप सर किस पोस्ट पे थे तब? मैं एसीपी था। अच्छा, शुरू की नौकरी की बात है। शुरू नौकरी थी, रिपोर्ट करता था नंबर 2 को। अच्छा, स्पेशल सीपी को आप रिपोर्ट कर रहे थे? हाँ, एसीपी होने के बाद। एसीपी होने, जबकि बीच में एडिशनल डीसीपी ज्वाइंट सीपी बहुत सारे थे। यस, बट मैं सीधा वो डायरेक्टली वो कंट्रोल करते थे। तो मैंने कहा सर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना चाहिए, सब्जेक्टिव टाइप में पता नहीं कौन कितने नंबर दे दे। तो उन्होंने कहा अच्छा नेक्स्ट एग्जाम तुम कंडक्ट करोगे। वो भी जिम्मेदारी आ गई। तो कंप्यूटर सेंटर में हमारे पास अच्छे लोग थे, तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाया, वो मार्क्स लगाने की शीट दी जो टिक मार्क वाली 4 ऑप्शन 1 सवाल। यस, मैं जब पेपर कंडक्ट होना था वहाँ से बैठ के लोग पेपर देने के लिए, अब उसको एग्ज़ाम काफ़ी लोग आते थे एग्ज़ाम देने, तो कई डीसीपी लगते थे, कई एसीपी लगते थे। तो मुझे घेर लिया उन्होंने, ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा, सिपाहियों को कैसे समझ आएगा, कर्नल सिंह ले जाएगा 21वीं शताब्दी में दिल्ली पुलिस को। महकमे में बहुत सारे ये तो कमेंट्स थे, सम ऑफ द पीपल। पहली बात तो दिल्ली पुलिस में यही खल रहा होगा कि एक एसीपी जो नया नया आया है भर्ती होके, आईपीएस वो कमिश्नर और नंबर 2 को ब्रीफ कर रहा है डायरेक्ट। लेकिन वहाँ जो थे चंद्र प्रकाश जी डीसीपी फर्स्ट बटालियन थे। डीसीपी फर्स्ट बटालियन सीनियर मोस्ट बटालियंस में होता था, और वो डीआईजी का उनका शायद प्रमोशन भी ऑर्डर इशू हो गए थे। तो उन्होंने फिर सबको डांटा, कहते क्या बकवास लगा रखी, चुपचाप एग्ज़ाम कंडक्ट करो। तो ही केम टू माई सपोर्ट, तो एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद क्योंकि कंप्यूटर सेंटर में मैं था, रिजल्ट भी हमारे यहाँ बनता था, तो मैंने क्रॉस एनालिसिस किया, कोरिलेशन एनालिसिस, कि जो बच्चा रिटर्न में अच्छा कर रहा है, हाउ इज़ ही परफॉर्मिंग इन इंटरव्यू। तो देखा गया कुछ पर्टिकुलर इंटरव्यू बोर्ड में कोरिलेशन नेगेटिव था, मतलब रिटर्न में कुछ और आ रहा है, शो कर रहा है, और इंटरव्यू में बच्चा कुछ और गड़बड़ कर रहा है, कुछ और कर रहा है। वहाँ उस पर 40 में से पहले 40 नंबर के मार्क्स होते थे, 37 नंबर आ रहे हैं रिटर्न में, और इंटरव्यू में 30 नंबर का इंटरव्यू होता था, उसको 4 नंबर दे दिए। यानी कि इंटरव्यू में उसको मार दिया जानबूझ के। तो मैंने फिर भगत साहब से बोला, मैंने कि सर ये तो पूरा सिस्टम बेकार है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा सजेस्ट करो। तो मैंने कहा सर इंटरव्यू के मार्क्स कम, खेल खत्म। इंटरव्यू के 15 मार्क्स, 15 में भी 11 इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में, 2 मार्क्स शायद स्पोर्ट्स एक्टिविटी के, 2 एनसीसी के, इस तरह से उसको डिवाइड किया। ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम बढ़ा दिया, पहले 40 का होता था 60 का करा दिया। ठीक है। और फिजिकल में पहले 30 नंबर का होता था, और उस समय सीसीटीवी तो थे नहीं, आप फिजिकल में जिसको कितने मर्जी नंबर देते हो। हमने कहा सर फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होना चाहिए, केवल हाइट के मार्क्स। ये रगड़ा ही खत्म हो गया। तो ये उसमें नंबर देने का फर्स्ट चेंज हुआ, बहुत बड़ा चेंज था।
इसके बाद में इसी उसमें मैं कंप्यूटर कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में बता रहा हूँ, 96 में मैं विजिलेंस में था। तो फिर मुझे काम दे दिया गया कि अब आप इसकी निगरानी करो। दोबारा एग्ज़ाम आप ही कंडक्ट करो। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि इंटरव्यू बोर्ड में हम एक काम और करते हैं, 10 इंटरव्यू बोर्ड बनेंगे। कौन कैंडिडेट किस इंटरव्यू बोर्ड जाएगा, नोबडी विल नो। ये किसी को नहीं पता है। हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर से लिस्ट बनेगी, 10 एनवलप में लिस्ट डलेगी, एक आदमी लेके जाएगा, रैंडमली उन 10 इंटरव्यू बोर्ड वालों को पकड़ा देगा कि ये कैंडिडेट आप बुलाओगे या आप बताओ, और ये लेकिन उस नहीं, बोर्ड वो- को नहीं पता है वो कि मेरे पास कौन सा सीड कैंडिडेट है। लिस्ट है, सीड लिस्ट उसको दे दी। जब खोलेंगे तब पता लगेगा कौन सा कैंडिडेट किसके पास जाएगा। तो आप वहाँ भी कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते। अब इंटरव्यू में भी सिफारिश बंद। तो एक उसके बाद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में कोई कंप्लेंट नहीं आती थी। तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए ना, 6। हाँ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ये जो ट्रांसपेरेंसी आप टेक्नोलॉजी से लाते हो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। करप्शन ऑटोमेटिक कम खत्म हो जाता है उससे। मैं अरुणाचल जाने से पहले डीसीपी हेडक्वार्टर भी लगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में, मतलब एडिशनल चार्ज डीसीपी कंप्यूटर प्लस डीसीपी हेडक्वार्टर। डीसीपी हेडक्वार्टर का हेडक्वार्टर 3, उस समय एक हेडक्वार्टर 3 की पोस्ट बनी थी, उसका काम था क्वार्टर अलॉटमेंट। उसमें भी बड़ी धांधली इस सेंस में होती है कि अपने चहेते को सही वो दे दिया, किसी को फ्लैट देना है, किसको नहीं देना है। तो मैंने उसको भी कंप्यूटराइज कर दिया। अब वहाँ भी मुसीबत बन गए आप उनके लिए, अब जो ये धांधली में शामिल थे। डीसीपी पूछते थे नीचे वालों से भी कौन सा घर खाली है, तो उनकी मर्जी है, कंसील कर लें किसी को। अब कंप्यूटराइज होने के बाद ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। सब कुछ सामने स्क्रीन पे है। तो अगर कोई आदमी आपके पास अपीयर हुआ और उसने कहा जी फलाने को दे दिया, मुझे नहीं दिया, आप सामने अपने कंप्यूटर खोला, हाँ भी तुम ठीक कह रहे हो, गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ, या तुम्हारा राइट बनता है, तुम्हें मिलना चाहिए, नहीं मिला दूसरे को दे दिया। तो वो एक, तो मैंने ये देखा जहाँ जहाँ ये सिस्टम्स को लगाया गया। देन मैं आता हूँ 97 98 में, मैं जब 97 में क्राइम ब्रांच में लगा, तो 97 के एंड में, उस समय दिल्ली में एक्चुअली ब्लास्ट काफ़ी हो रहे थे, दिल्ली और दिल्ली के आसपास। तो एक दिन जब कक्कड़ साहब सीपी थे, टीआर कक्कड़, तिलक राज कक्कड़, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया, एक ब्लास्ट हुआ था इसमें ओल्ड दिल्ली में, कि तुम मौके पे पहुंचो। तो मैंने कहा ये तो स्पेशल सेल का काम है, क्राइम ब्रांच तो देखती नहीं, बट सीपी साहब का ऑर्डर था, मैंने अपनी टीम को भेजा वहाँ पर। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्राइम ब्रांच में भी स्पेशल सेल में चल रहा था, लेकिन कक्कड़ साहब ने कहा तुम करो इसको। इन बिटवीन और ब्लास्ट भी हुए। उस समय बहुत बुरा था कि दिल्ली के मार्केट्स में पूरी दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग करती थी, फिर भी ब्लास्ट हो जाता था। मौके के हमने जितने भी एविडेंस थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े मिलते थे, वो हमने एनालाइज करे कि कागज का टुकड़ा जो है किस अखबार किस एडिशन का है। उसमें हमने शॉर्ट लिस्ट किया कि ईस्टर्न यूपी में कहीं बम बनता है उन कागजों के टुकड़ों से। अखबार के जो बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए थे उन पर्चियों छोटी छोटी टुकड़ों से। जी, तो उसको हमने ट्रैक किया। एक चीज पता लगी, और कोई एविडेंस मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि भाई ये जो आदमी होगा टेररिस्ट ही है, पाकिस्तान जरूर कॉल करता होगा ये। तो इंडिया से पाकिस्तान जितनी कॉल होती हैं सबका रिकॉर्ड निकालो। तो उस समय विदेश संचार निगम लिमिटेड होता था, जो गेटवे था इंडिया का, उसके 5 गेटवे थे, एक दिल्ली में था और जगह जगह थे। हमने 5 का रिकॉर्ड निकलवाया। फिर कहा कि जितने ब्लास्ट हुए हैं उससे आगे पीछे डेट्स पे कितने कॉमन नंबर है। अब ये कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस है, कंप्यूटर नहीं होता तो एनालिसिस नहीं हो पाता। उस समय कंप्यूटर स्लो भी थे, हमने ज़्यादा कंप्यूटर लगाए उस काम के लिए। तो 61 नंबर निकले जो डिफरेंट ब्लास्ट में कॉमन आ रहे थे, फ़ोन नंबर जो हैं। उसको फिर फर्दर एनालाइज किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल कितनी है, क्या है। तो उसमें करीब 48 नंबर ऐसे लगे कि जो हवाला ऑपरेटर्स के थे, हमने उनको भी कट्टा मार दिया। मतलब बम ब्लास्ट में हवाला ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, हवाला ऑपरेटर्स तो उन दिनों भी करेंगे और आगे पीछे भी करेंगे।
उनके तो कंटिन्यू फोन रहेंगे ना, इसलिए उनको हटाया, ठीक है। अब 13 नंबर रह गए। अब सवाल आया कि हम इन 13 नंबर को पाकिस्तान के 13 नंबर में, इंडिया से अगर कोई कॉल करता है, अब वो सेंट्रलाइज हो गया, आप वहाँ जाके हमें सुनना है। VSNL के पास गए, मैं पर्सनली मिला VSNL के CMD से, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इंडिया से पाकिस्तान कोई नंबर इन नंबरों पर कॉल जाती है, हम उसे सुनना चाहते हैं, या वहाँ से कोई इन नंबरों से कॉल लेते, कहते नहीं हो सकता। ही रिफ्यूज्ड। MTNL ने मना कर दिया। MTNL नहीं, BSNL। BSNL ने। MTNL में मेरा एक बैचमेट था सुनील सक्सेना, उससे मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कि ये बताओ जब फॉरेन कंट्री में कॉल जाती है, आप इनिशियली 3-4 डिजिट एनालाइज करते हो, STD में भी एनालाइज करते हो, जब आप 4 डिजिट एनालाइज कर सकते हो तो 8 क्यों नहीं कर सकते, फिर 12 क्यों नहीं कर सकते? कहने लगा जी कर सकते हैं, लेकिन करने में क्या होगा, स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो ये कॉमर्शियल लॉस को देख रहे हैं VSNL वाले, भारत संचार निगम लिमिटेड वाले, VSNL था, विदेश संचार निगम लिमिटेड वाले। तो वो कहने लगा मैं दिल्ली से कर दूंगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर तैयार, तुम मुझे पेपर मार्क करा दो MTNL से। मैंने उसको पेपर मार्क करा दिया। अच्छा। उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, करोल बाग एक्सचेंज में उसने सॉफ्टवेयर लगा दिया। अब दिल्ली से अगर कोई कॉल होती है तो हम सुन सकते थे, लेकिन हमें ऑल इंडिया चाहिए थी। VSNL हमारी सुन नहीं रहा था। फिर हमने एरिक्सन से बात करी। एरिक्सन का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगे थे VSNL में, एरिक्सन के लगे थे। ठीक है। वो कहने लगे जी ये सॉफ्टवेयर तो हमारे पास है। अच्छा, उनके पास ऑलरेडी रेडी था? हाँ, तैयार था वो? तैयार था। तो फिर इनसे कहा, कहते नहीं जी ये ऐसे थोड़ी ना हर एक के लिए हम खरीदते रहेंगे। फिर हम MHA में हमने कंप्लेन करी। MHA में सेक्रेटरी MHA ने मीटिंग बुलाई और उसमें निखिल कुमार साहब उसमें इस समय स्पेशल सेक्रेटरी MHA लगे हुए थे, जो बाद में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, पहले CP थे, बाद में दिल्ली वहाँ पुलिस लगे थे, तो वो भी उस मीटिंग में थे। तो जब मैंने ये कहा तो VSNL वाले मना करने लगे। तो निखिल कुमार जी ने बोला अगर कर्नल सिंह कुछ कह रहा है तो सही होती है बात, क्योंकि आपको पता था सर टेक्नोलॉजी वो का, यहाँ CP रहे थे हमारे, और आपने काम किया उनके साथ काम किया। तो कहने लगे जी ये जो कह रहा है मुझे तो लगता है ठीक कह रहा है। तो फिर होम सेक्रेटरी साहब CMD पे नाराज हो गए, कहने लगे इफ इट कैन बी डन एंड यू आर नॉट डूइंग देन हेड्स विल रोल। अच्छा, खुला एकदम। आते ही इन्होंने वो सॉफ्टवेयर खरीदा। खरीद नहीं था, जब वहाँ से घुट्टी पी के आए थे तो खरीदा, तो अब हम ऑल ओवर इंडिया की कॉल सुन सकते थे। ये बात सर किस सन की रही है? ये सन की रही है 97 एंड और 98 के बिगिनिंग की होगी, 97 एंड की होनी चाहिए। कमिश्नर TR कक्कड़ साहब। हाँ, कमिश्नर TR आप सर किस पोस्ट पे थे तब? मैं DCP क्राइम था। तो पहली कॉल आई, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई, पाकिस्तान से, लखनऊ से पाकिस्तान को। लखनऊ से पाकिस्तान? बाबा जी क्या करें? नहीं, ये पाकिस्तान से लखनऊ या लखनऊ से पाकिस्तान? लखनऊ से पाकिस्तान गए कि बाबा जी क्या क्या करें? करें? तो बाबा जी कहते घूमते रहो। बड़ी स्ट्रेंज कॉल थी, कुछ पता ही नहीं लगा इसमें। ठीक है, घूमते रहो। टीम लखनऊ भेजी, STD बूथ जहाँ से कॉल हुई थी उसको ट्रेस कर लिया, लेकिन ये आदमी हमें नहीं मिले। 4-5 दिन बाद लुधियाना से वही आवाज़, बाबा जी हम लुधियाना आ गए, अब क्या करें? बाबा जी ने कहा घूमते रहो। इस बार हमने टीम फटाफट भेजी लुधियाना। वी वर एबल टू लोकेट दोस पीपल। बाबा जी वाली पोजीशन, बाबा जी वाले 2 आदमी जो थे, जो बाबा जी से बात कर रहे थे, वी स्टार्टेड ट्रेलिंग देम। हमारी टीम जो है, ये लोग दिल्ली आए, लुधियाना से, जो बाबा जी से बात कर रहे थे पाकिस्तान में। दिल्ली में ये एक आदमी से मिले। उनके इंटेरोगेशन से हमें एक आदमी का पता लगा, कामरान, जिसको हम पहले ढूंढ रहे थे। इन्हीं नंबरों से कामरान का भी हमें जिक्र आया था। फिर हमने कामरान को पकड़ा। कामरान को पकड़ते ही काफ़ी केस खुल गए हमारे, बम ब्लास्ट के। 42 बम ब्लास्ट हुए थे, 18 केस खुल गए 42 में से। यस, लेकिन 19वां नहीं खुल रहा, बाकी नहीं खुल रहे। 11वें दिन की बात होगी इसके रिमांड की, पुलिस की, कामरान के। मैं खुद इंटरोगेट कर रहा था उसको। आप DCP क्राइम? मैं DCP क्राइम था। तो मैंने कहा कामरान तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगा नहीं सर मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैंने कि देखो 500 पेपर पड़े थे कंप्यूटर के, फ़ोन नंबर्स के। मैंने कि इतने सारे खंगाल लिए हमने नंबर,
तुम्हारे अलावा कोई कॉल नहीं करता बाबा जी को। बाबा जी का उस समय उन्होंने पता लग गया था, अब्दुल करीम टुंडा था, ओहो, पिलखुआ वाला। पिलखुआ वाला। वो बाबा जी थे और पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में थे। और कामरान सर इंडियन था, कामरान पाकिस्तान में रह चुका था लेकिन इंडियन था, लेकिन ट्रेंड पाकिस्तान से था। ट्रेंड पाकिस्तान में था। तो तब ये कहने लगा मुझे किसी इमाम से बात करो या किसी कुरान जानने वाले से बात करो। कामरान बोला। कामरान, हमने इसकी एक मीटिंग कराई। सवाल क्या पूछा इसने उससे कि अगर मैं साथियों के बारे में बता दूं, टेररिस्ट जो है साथ वाले, तो क्या ये गलत होगा कुरान के हिसाब से? उसने कहा जो तुम कर रहे हो यही गलत है कुरान के हिसाब से। तो मौलवी बोले। हाँ, मौलवी ने कहा ये इनोसेंट आदमी को मारना ही गलत है। कुरान नहीं कहता किसी इनोसेंट को मारो। तो तुम काम ही गलत कर रहे हो। तो सर कामरान तो घूम गया होगा उसका दिमाग। फिर इसने और लोगों के नाम बताए और बाकी के केस सॉल्व हुए उससे। ऑल ओवर इंडिया से 27 मॉड्यूल पकड़े गए, लेकिन सॉल्व कहाँ से हुआ? वो जो अखबार की पर्चियों के अलावा टेक्नोलॉजी से। तो जो आपने सवाल पूछा कि टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हुआ, कर्नल सिंह के टेक्नोलॉजी पढ़ने का, IITN होने का फायदा दिल्ली पुलिस को ऐसे मिला कि 46 बम ब्लास्ट में से 42 बम ब्लास्ट में से 27 नहीं, 42 बम ब्लास्ट सॉल्व हुए। अच्छा। और 27 मॉड्यूल टेररिस्ट 27 टेररिस्ट पकड़े गए। ये सब इतना बड़ा, इतना उससे हुआ फायदा। तो टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट यूज़ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं करीब 30 कमेटी का, टेक्निकल कमेटी का हेड था। और इसके पीछे भी वही आपका IIT पढ़ा होना, नॉलेज थी, नॉलेज टेक्नोलॉजी आइडिया था, और फिर मेरा जो इंटरेस्ट है चीज़ों को पढ़ने का। हाँ, मतलब जो आपने 10th 12th 11th और BSc में पढ़ा वो आपका सब दिल्ली पुलिस में और आज जीवन में काम आया आपका। तो वो काम हर जगह आया है। तो टेक्नोलॉजी जैसे हर जगह काम आती है। आपने कॉमनवेल्थ का जिक्र किया सर, दिल्ली 2009 पुलिस का। में 2 साइबर सेल सबसे पहली मैंने लगवाई। साइबर सेल, साइबर लैब उस समय लगवाई थी, एक सेल में और एक क्राइम ब्रांच में। और वो भी इंटरेस्टिंग हुआ, मैं एक मीटिंग में गया था ये मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में। नहीं, होम मिनिस्ट्री नहीं, ये जो क्या नाम है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड मिनिस्ट्री है। अच्छा। तो वहाँ जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा हमारे फंड्स हैं, किसी को साइबर लैब लगानी हो। तो मैंने कहा सर हमें लगानी है। दे दो, हम तो बैंगले को बैठे हैं, हमारे पास फंड नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रपोजल भेजो दिल्ली पुलिस से। भेज दिया, उन्होंने सैंक्शन करा दिया। क्राइम ब्रांच के लिए भी साइबर लैब मिल गई और स्पेशल सेल के लिए भी। कितना खर्चा सर आया था ये उस वक्त, अंदाजा? उस समय जहाँ तक मुझे याद है करीब 30 या 40 लाख आया होगा उस समय। दोनों एक लैब पे 80 लाख में वो दोनों लैब तैयार हो गए। लैब हमारी बन गई। उसका काफ़ी फायदा भी हुआ स्पेशल सेल के दौरान जो है इन्वेस्टिगेशन में। तो टेक्नोलॉजी हर जगह काम आई है। आपने सर अभी एक जिक्र छोटा सा उठाया बीच में, कॉमनवेल्थ जी। उसमें सर आप कैसे, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका IITN होना कैसे काम आया? देखिए कॉमनवेल्थ में एक तो मैंने बताया मैं टेक्निकल कमेटीज़ में था। तो दिल्ली पुलिस की जितनी परचेज थी, मैं परचेज कमेटी में नहीं था बट टेक्निकल कमेटी में था। फॉर एग्जांपल नॉन क्लोनेबल आइडेंटिटी कार्ड हमने बनाए जो क्लोन नहीं हो सकते थे। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के जो आई कार्ड बन रहे थे, लास्ट मोमेंट पे वो पूरे नहीं बना पाए लोगों के। 20,000 कार्ड हमने इशू किए अपने कार्ड, उससे काम चला कॉमनवेल्थ गेम वालों के लिए, क्योंकि उनकी मशीन्स बना नहीं रही थी इतना। और हमने पूरी दिल्ली पुलिस को डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको भी दिए। 20,000 उनको दिए। 20,000 उनको भी दिए। तो ये था हमारा मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। पुलिस जो ओल्ड पुलिस लाइन है उसका परचेज वगैरह का पूरा सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन कराया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में सर आप कितने साल रहे? दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में मैं 2 साल रहा, 97 से 99 टोटल सर्विस में। उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट सर क्या रहा क्राइम ब्रांच में? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मैंने ये बताया 96 97 ब्लास्ट के जो खुले ब्लास्ट थे। रहे। उसके अलावा एक राजन तिवारी का नाम आपने सुना? बिहार वाले, बिहार या वाला। कहिए श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर वाले, उनके दोस्त। हाँ, तो शुक्ला का एनकाउंटर भी हमारी टीम ने किया था विद यूपी पुलिस। और राजन तिवारी का तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। CBI में ML शर्मा जी थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, कहते एक फ़ोन नंबर है
तुम पकड़ दोगे आदमी को क्या? सीबीआई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से या कर्नल सिंह से कह रही सर? हाँ, टेक्नोलॉजी उस समय नए नए आए थे ना फोन्स, अच्छा, ये मोबाइल की बात है। मोबाइल की बात है। अच्छा। तो मैंने कहा सर अगर दिल्ली में को पकड़ देंगे आप। थर्ड डे वी ट्रैक्ड हिम, ही वाज इन दिल्ली। रजन तिवारी। हाँ, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कि सर उसको पकड़ देंगे। कहता है मैं जिंदा चाहिए, क्योंकि इससे बड़े केस खुलेंगे। अच्छा। बिहार पुलिस ने इसकी बजाय कुछ वैसे लोग बंद कर रखे हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन है ये मर्डर्स इस आदमी ने किए हैं। जैसे किसी मिनिस्टर का मर्डर हुआ था हॉस्पिटल में बिहार में, ब्रिज मोहन या आई हाँ, डोंट हुआ रिमेंबर। था, और शिव प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, इनका नाम उसमें आया था सर। ठीक है, तो हमने इसको फिर पकड़ लिया, दिल्ली से ही। दिल्ली से पकड़ा इसको, मिल गया ये। काफ़ी केस खुले इससे। इंटरेस्टिंग इसके साथ, मैं 2017 में एविडेंस देने गया इसके खिलाफ दिल्ली कोर्ट में। जब कोर्ट में गया तो अभी केस का नंबर नहीं आया था, तो मैं फ्रंट सीट पे बैठ गया। तो मेरे पीछे एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक आदमी बैठा था कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर। तो उसने कहा सर नमस्ते। तो मैंने कोई होगा, मैंने कहा नमस्ते सर, आपने मुझे फंसा दिया। मैंने घूम के देखा, वो राजन तिवारी बैठा था। अरे, तो मतलब तो बड़ा अजीब कोइंसिडेंस था सर कि मतलब आप आगे बैठे कोर्ट में, पीछे राजन तिवारी बैठा हुआ है। राइट। तो बट ठीक है, तो एक तो ये अच्छा केस था ये, क्योंकि इससे काफ़ी केस खुले बिहार के भी और यूपी के भी। सर, श्री प्रकाश शुक्ला का आपने जिक्र किया है। श्री प्रकाश शुक्ला का जो है, गोरखपुर में एक डीआईजी थे, शायद एसएन सिंह, अगर मैं नाम करेक्ट मुझे याद हो, बहुत पुरानी बात हो गई है। वो श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रैक कर रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी से बात शुरू करी, दिल्ली के एक पीसीओ से। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हमारे एक इंस्पेक्टर थे पृथ्वी सिंह क्राइम ब्रांच में। ठीक। तो पीपी सिंह के अंडर में थे वो। तो मैंने टीम इमीडिएटली भेजी, वो जिस पृथ्वी सिंह ने और पीपी सिंह ने हमें बताया, तो मैंने कहा कि इमीडिएटली जाओ वहाँ पर। वो वहाँ से निकल गया था। क्या लोकेशन थी सर उस टाइम उसकी? कहीं जीके वगैरह में कहीं? साउथ में कहीं फ़ोन कर रहा था, बट वी स्टार्टेड ट्रैकिंग है। ठीक है। इधर हमने यूपी पुलिस को भी मैसेज कर दिया। सो देन ही वॉज कॉर्नर्ड। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो ISBT है उसके आसपास ही कोई जगह थी। अच्छा। वी ट्रैक्ड हिम देयर, उसका एनकाउंटर हुआ और श्री प्रकाश मारा गया उस एनकाउंटर में। हाँ, मोहन नगर के आसपास वसुंधरा में। हाँ, वसुंधरा में। yes, थाना इंदिरापुरम, वसुंधरा। yes। सितंबर 97 98। तो एक ये अच्छा केस था, मतलब उसमें सर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल क्राइम क्राइम ब्रांच कैसे सर, आप लोग उसको कैसे, मतलब कहाँ तक ले जाके आपने, मतलब कितने करीब पहुंच गए थे श्री प्रकाश के? नहीं, वहीं हमारी टीम ने और यूपी पुलिस की टीम, उधर से वो आ गई थी, इधर से हम आ गए थे, उसकी कार को रोक लिया था। अच्छा, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों ने रोका? दोनों। और दिल्ली पुलिस में आपकी टीम थी यस। उसको घेरने वाली, साथ में सपोर्ट। सर, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं आता तो शायद और बड़े बड़े कांड करता, ये सच्चाई है? भाई, कोई क्या करता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, दिल्ली पुलिस जो हमारी टीम रही है, चाहे स्पेशल सेल में रही हैं, चाहे क्राइम ब्रांच में मेरे पास रही हैं, बहुत ही इफेक्टिव टीम रही है। अब अगर मैं देखूं कि करीब 28 टेररिस्ट के एनकाउंटर हुए हमारे साथ, हमारी टीम के एनकाउंटर मीन्स हो तो हुए होंगे, 28 टेररिस्ट मारे गए। ये क्राइम ब्रांच की बात है, स्पेशल सेल की? स्पेशल सेल की। और 55-56 के करीब क्रिमिनल्स मारे गए। हम ये क्या करते थे कि टॉप क्रिमिनल्स कौन है वर्ल्ड इंडिया के, उनकी लिस्ट बनाओ, उनको पकड़ना है। थ्रेट रहता है, जब टॉप क्रिमिनल्स को आप पकड़ोगे, एक तरह का थ्रेट रहेगा आपकी टीम पे भी, पुलिस पे। तो जनरली ये लोग गोली चलाते हैं, कुछ करते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं, लेकिन टारगेट वही था, ताकि अगर आप बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हो तो फिर शांति होने लगती है एरिया में।
श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में सर दिल्ली पुलिस सिर्फ इतना ही आती है कि दिल्ली पुलिस ने थोड़ी सी मदद की थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने बहुत इंतजाम किया था उसको घेरने का। एफआईआर पढ़ो तो पता लग जाएगा दिल्ली पुलिस ने क्या किया था वो एफआईआर में। लेकिन यूपी पुलिस वाला कोई नहीं खुल के श्रेय देता है। एफआईआर पढ़ लो, श्रेय ना देने की बात नहीं है, हम तो उनको भी श्रेय दे रहे हैं, जो जिसने किया उसको श्रेय होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्चुअल देखना है तो एफआईआर की कॉपी अगर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, ऊपर से मतलब यूपी पुलिस भले ही श्रेय ना दे दिल्ली पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में, लेकिन एफआईआर इस बात की गवाही देती है। यस। मुन्ना बजरंगी में आज भी इतने साल बाद भी यूपी पुलिस ये कहती है कि दिल्ली पुलिस ने मरवा दिया वहां फंसवा के हमको, वो जिंदा बच गया। पकड़ा किसने मुन्ना बजरंगी को दोबारा? दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने। स्पेशल सेल ने 3 साल लगे थे उसको पकड़ने में लगे थे। ठीक है, मैंने उसका शुरू किया था श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे, इसलिए मैं कह रहा हूँ टॉप क्रिमिनल्स के पीछे पड़ते थे। एंड ये क्या करता था, ये जो है मुन्ना बजरंगी, अगर इसको कोई फ़ोन करना, नया फ़ोन लेता था, जहाँ रहता था वहाँ से 200 किलोमीटर जाके फ़ोन करता था और फिर उस फ़ोन को फेंक देता था। उसको ट्रैक करने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। तो और दूसरी चीज़ जो इन्होंने एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, जो हमारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साथ एनकाउंटर हुआ था, देखिए पुलिस कभी किसी को मारने के लिए एनकाउंटर नहीं करती है। मर जाए वो मरने वाली किस्मत। जब तक वो गोली नहीं चलाता पुलिस गोली नहीं चलाती, पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती है। तो अगर ये कहना कि वो बच गया दिल्ली पुलिस से, मेरे ख्याल से अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम ही बचाना है। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाना है, जैसी गोली बंद होती है उसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। अगर वो बच सकता तो बचे। तो दिल्ली पुलिस ने, हालांकि वो मेरी टीम नहीं थी, पर जिसकी भी टीम थी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, लेकिन गोली बंद होती उसको हॉस्पिटल ले गए। अब वो बच गया, उसकी किस्मत है, नहीं बचता तो उसकी किस्मत थी। सर एक वो किस्सा आपका याद आ रहा है जो आप कहाँ अरुणाचल में या मिजोरम में थे, वहाँ के डीसी की किसी को आईएएस को किडनैप कर लिया था, क्या कहानी सुनाइए ना जब बात चली रही है तो। कब का किस्सा, आप क्या थे वहाँ पे, कहाँ का? ये करीब है 2000 की, सॉरी 1990 की बात है, 1990 की। मैं एसपी बॉम्बडीला था। बॉम्बडीला इज कॉल्ड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। एक है सेप्पा अरुणाचल में, एक है सेप्पा डिस्ट्रिक्ट जो बोलते हैं ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। नाउ सेप्पा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, निशी ट्राइब है, वो निशी ट्राइब थोड़ी रफ ट्राइब है। तो डीसी साहब एग्जाम में नकल रुकवाने चले गए। किस क्लास के एग्जाम थे वो? 12वीं क्लास के। अच्छा, बोर्ड एग्जाम था। बोर्ड एग्जाम थे। और वहाँ जितने भी उत्पात मचाते थे, स्कूल के बच्चे मचाते हैं अरुणाचल में उस समय। क्योंकि मैं जब बॉम्बडीला गया था तो मेरे से पहले एसपी के ऊपर भी बच्चों ने पीटा था। एसपी को पीट दिया बच्चों ने? हाँ, पुलिस एसपी को? हाँ, वहाँ केस रजिस्टर हुआ था। तो बच्चे थे, शैतान थे सर वो तो। वो शैतानी ज़्यादा करते थे वहाँ के बच्चे। तो मैंने जब मैं गया था बॉम्बडीला, पहले बॉम्बडीला का बताता हूँ, तो ये क्या करते थे कि ट्रक इकट्ठे कर लिए ग्राउंड में, पिकनिक जाना है, 50 ट्रक इकट्ठे कर लिए स्कूली बच्चों ने। फिर वो पिकनिक पे जाते थे, 2 बच्चे एक ट्रक पे बैठे हैं। तो परिमल राय डीसी थे तवांग के, वो कहते थे यार बड़ा तंग कर रखा है आपके एरिया में, जो है बिजनेस को बड़ा नुकसान होता है। तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, तो मुझे हमारे एक सिपाही ने आके बताया, सर वो बच्चे जो हैं ग्राउंड में इकट्ठे कर रहे हैं ट्रक को। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, हॉकी मैच चल रहा था, सॉरी फुटबॉल मैच चल रहा था, डीसी चीफ गेस्ट थे, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था ग्राउंड में, और इनके स्कूल से ही मैच था किसी और टीम का, और स्कूल के बच्चे वहाँ थोड़ा बदमाशी करने को थे। तो मैंने उठ के उनको बड़ा डांटा पूरी तरह से, स्टेज पे माइक पे, तो चुपचाप खेलने लगे उसके बाद। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने डीसी को फ़ोन किया, ये वाला जो है जो ट्रक इकट्ठे कर रहे थे। तो डीसी कहने लगे वो मैं एसडीएम को भेज रहा हूँ, लेकिन मेरे से तो रुका नहीं जाता। मैंने अपनी कार निकाली और मैं सीधा ग्राउंड में, एसपी ऑफिस के सामने थाना था, पुलिस वालों ने मुझे निकलते देखा, वो भी मेरे पीछे आ गए। ग्राउंड में पहुंचे,
ट्रक इकट्ठे कर रहे थे, जो थे हेड जो बच्चे थे उनके। मैंने कहा इनको थाने लेके, वो मेरे ऑफिस लेके आओ। अब उनको अपने ऑफिस ले आए। मैंने डीसी साहब को बताया, मैंने कहा सर मैं तो ले आया उनको बच्चों को। कहने लगा ऐसा करो, इनको ये समझा दो कि जब इन्हें पिकनिक जाना हो तो डीसी ऑफिस से इनको 2 ट्रक मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत नहीं है, ये ट्रक इकट्ठे क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको कहा, बताया, मैंने समझाया भी ये तुम क्या काम कर रहे हो, ये गलत है, तुम बंद हो गए सारे। लेकिन डीसी साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हें छोड़ दें, और वो ये भी कह रहे हैं 2 ट्रक तुम्हें, जब तुम्हें पिकनिक की जरूरत होगी तो हम दे देंगे, वो दे देंगे। तो एक यहाँ पर थोड़ा सा इन बच्चों को ये लगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन है, केयरिंग भी है, लेकिन टफ भी है। इंटरेस्टिंग होता था, मैं शाम को कई बार मार्केट घूमने जाता था अपनी वाइफ के साथ, तो मार्केट वाले कहते सर आप घूमने आ जाया करो। मैंने क्यों? बच्चों के डर कहते हैं आप देख के भाग जाते हैं जितने गुंडे बच्चे हैं। तो यू हैव टू क्रिएट ए टेरर। टेरर इज नॉट इन द सेंस ऑफ पुलिस का मतलब भय होना चाहिए, ये होना कि कानून चाहिए है, कि लॉ है। कानून है। तो इसलिए जब डीसी की किडनैपिंग वहां पर हुई, तो शायद होम सेक्रेटरी जो थे मिस्टर तांगू थे उस समय, JM तांगू, अरुणाचल, उन्होंने सोचा होगा कि मुझे भेजा जाए वहां पर। आप बराबर की डिस्ट्रिक्ट में था मैं, तो मुझे डायरेक्शन आई कि भाई आप वहाँ जाइए। डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं था जहाँ से डीसी किडनैप हुए? ना, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे SP थे? डिस्ट्रिक्ट में। मैं जब तक वहाँ पहुँचा डीसी साहब को छोड़ दिया था। अच्छा, उनके घर मिलने गया मैं, बेड पे पड़े हुए थे। किस्सा जो बताया कि डीसी साहब को किडनैप करके ले गए, और स्कूल की जो क्लासेस थी वो हाई लेवल पे थी, उस कॉरिडोर में डीसी साहब को बांध दिया कुर्सी पे, स्कूली बच्चों ने? हाँ। और एक बच्चा राइट पे भाला लेके खड़ा हो गया, एक लेफ्ट पे और एक पीछे। तो ये आदिवासी हैं सर, क्या जनजाति क्या है ये लोग? हाँ, भाले वगैरह वहाँ? शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब बट है। अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और जैसी पुलिस उनको छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती, डीसी को वो चुभाते भाला, अरे तो पुलिस भी नहीं जा शांत हो रही, जाती थी। नहीं जा रही ऊपर। हाँ, और पुलिस को ऐसा वहम हो गया कि इनके पास बड़े वेपन्स हैं, आर्म्स एमुनिशन है बच्चों के पास। तो जब मैं पहुंचा, एसपी भी वहाँ का था, लोकल एसपी जो था वो वहीं था डीसी के घर ही। तो मैंने कहा अब इनको पकड़ते हैं, तो बोले दोनों मेरे से नहीं वहाँ पर तो बहुत वेपन्स हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पुलिस वाले भी मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे। मतलब जो किडनैप से छूट के आए थे, किडनैपरों से बच्चों से, वो डीसी खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे और हैं। एसपी उस जिले के। तो फिर मैंने मैसेज भेजा होम सेक्रेटरी को और डीजी को कि जी दिस इज द सिचुएशन, एसपी डीसी बोथ डू नॉट वांट टू टेक एनी एक्शन एट दिस मोमेंट। बड़ा अच्छा मैसेज वापस आया, कंसीडर योर सेल्फ एसपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड टेक एनी एक्शन यू वांट टू टेक। बड़ा सर, बड़ी बात थी, बहुत सम्मान की बात थी। तो मुझे पता है ऐसे एरिया में ना इंफॉर्मेशन लीक बड़ी जल्दी होती है, तो मैंने मीटिंग बुलाई पुलिस वालों की और उनको कहा कि भाई रात को 12 बजे स्कूल में रेड डालेंगे, एंड अगर उधर से कुछ हुआ तो गोली चलाना। मीटिंग करके मैं आ गया। और ये आपने एक फॉर्मूला छोड़ा था बस। उसके बाद वहाँ के एक मिनिस्टर का फ़ोन आया लोकल, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा सर ये अरेस्ट करना है बच्चों को। कहने लगा मैं ले आऊँगा सबको। यानी कि सर मंत्री जी जो है अरुणाचल के, वो बच्चों को शेल्टर दिए हुए थे? नहीं, शेल्टर नहीं दे रहे थे। कहते नहीं नहीं तुम पुलिस मत भेजो। लेकिन आपके जो गोली चलाने का मैसेज मीटिंग वाला, वो मंत्री जी तक पहुंचा दिया गया था। पहुंच गया। वो कहते हैं सवेरे 7 बजे मैं सब बच्चों को लेके थाने में आ जाऊँगा। असर कर गया आपका छोड़ा हुआ वो? मैंने कहा ठीक है, हमने ना गोली चलाई ना पुलिस भेजी, और सवेरे 7 बजे फिर जो जो बच्चे इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा, बाकी को हमने छोड़ दिया। ये सर पुलिसिंग मतलब टैक्ट है कि किस तरीके से आप। तो कई बार जरूरी नहीं आप फोर्स इस्तेमाल करो, कई बार टैक्ट बड़े जरूरी होते हैं। और ये टैक्ट जो मैं आपने पूछा था ना एकेडमी में, जो हमारे डीजी साहब बोलते थे, वहाँ से ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पिक होती हैं जो बाद में प्रैक्टिकल पुलिसिंग में काम प्रैक्टिकल आती हैं। पुलिसिंग में काम आती हैं। तो बिना कुछ करे आपका समस्या समाधान हो गई, अरेस्ट भी हो गए लोग। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। स्पेशल सेल में सर बहुत टाइम आपने रहा,
तो क्या आपने लिखवा रखा था भारत सरकार से कि मैं स्पेशल सेल में ही दिल्ली पुलिस के पूरा जीवन गुजारूंगा, और अगर मैं हटना भी चाहूंगा तो मेरी जगह स्पेशल सेल की कुर्सी कोई संभाल नहीं सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन में अच्छा काम किया है, जैसे मेरे से पहले नीरज कुमार जी थे, बहुत ही सीजन्ड पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन में बड़े नॉलेजेबल थे। मैं जब गोवा से वापस आया तो कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया, RS गुप्ता जी थे, पहले से जानते थे एक दूसरे को हम लोग। उन्होंने कहा, कहाँ लगना चाहते हो? राधेश्याम गुप्ता कमिश्नर ने पूछा हाँ, आपको? तो मैंने कि सर आप जहाँ मर्जी लगा दो, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जहाँ आप लगाओगे मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। नीरज कुमार जी का ट्रांसफ़र उस समय मिजोरम हुआ था। मैं उस समय DIG था, IG नहीं था। ये पोस्ट थी स्पेशल सेल की, जॉइंट CP की, जो IG के इक्विवेलेंट है। मेरा 5-6 महीने बाद प्रमोशन होना था, बट ही रिकमेंडेड माई नेम। मतलब कानूनी रूप से कागज पे एलिजिबिलिटी नहीं बन रही थी। हाँ, लेकिन उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। एडिशनल सीपी होते हुए उन्होंने कहा जॉइंट ज्वाइंट CP का सीपी काम के करो। काम दे दिया आपको। मैं दिसंबर में लगा था, शायद जून में मेरा प्रमोशन हुआ था। तो नीरज कुमार जी ने रिकमेंड किया कि वो सही ऑफिसर है यहाँ लगने के लिए। और टीम हमारी स्पेशल सेल की, आई मस्ट कन्फेस, बहुत ही ब्रिलियंट टीम, आज भी ब्रिलियंट टीम है। और उनको अगर कोई भी टास्क दो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क दो, वो करने को तैयार। इतनी बढ़िया टीम थी हमारी, और वही वजह थी कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े गए, करीब 400 टेररिस्ट पकड़े थे मेरे टाइम में स्पेशल सेल। आपसे टोटल टाइम कितना है स्पेशल सेल में मैं रहे? 4.5 साल रहा स्पेशल सेल में। 4.5 क्या 5 ही साल हो गए थे। एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, जॉइंट CP स्पेशल सेल? नहीं, स्पेशल CP वहाँ नहीं रहा मैं। अच्छा एज ए जॉइंट CP मैं मिजोरम में ट्रांसफ़र हो गया था। अच्छा। स्पेशल सेल में सर आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जी इतने नंबर ऑफ टेररिस्ट अरेस्ट, बहुत सारे एनकाउंटर। दुख की सबसे बड़ी बात? जी, दुख की सबसे बड़ी बात थी बाटला हाउस में। मोहनचंद शर्मा जो थे इंस्पेक्टर, मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ इन्वेस्टिगेशन में। मैंने बहुत से ऑफिसर्स को देखा है दिल्ली पुलिस में, मुझे ऐसा बेजोड़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं मिला। मोहनचंद शर्मा मोहनचंद जी। शर्मा, मोहनचंद शर्मा का जो लॉस था बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के अगेंस्ट, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लॉस रहा। एंड आज भी मुझे याद है वो क्षण, शाम का टाइम था, CP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहले भी गया था, बाटला हाउस से एनकाउंटर के इमीडिएटली बाद मैं हॉस्पिटल गया था, डॉक्टरों से बात की थी, बट मन कुछ अनईजी था। कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी थी CP को, बेचैनी थी अंदर? बेचैनी। उसके बाद मैं सीधा वहाँ पहुँचा तो CP साहब ने ये भी बताया कि होम मिनिस्टर भी वहाँ आ रहे हैं हॉस्पिटल में। उस समय इंस्पेक्टर संजय दत्त ने कहा, सर डॉक्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं। तो मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने कहा, मोहन इज काउंटिंग इज लास्ट। तो मैंने कहा, आई वांट टू मीट हिम नाउ। आई वांट टू मीट हिम। ओके। तो ले गए मुझे। तो शायद दैट वाज द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। क्या था सर फेस रीडिंग? कुछ नहीं था, प्लेन फेस था, बिकॉज ही वाज इन मेडिसिन। सारे हाथों में वो बंधे हुए थे, चीज़ें लगी हुई थी, मशीन्स लगी हुई थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, ही वॉज नो मोर। सो दैट वॉज आई शुड से दुख का बहुत बड़ा पीरियड था। और फिर उसकी वाइफ, उसके पिताजी, उनको इन्फॉर्म करना, कैसे बताएं? तो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था ये, हालांकि उनको बुला के बताया। थर्ड, इससे मुश्किल काम और था। देखिए, सेल की टीम बड़ी क्लोज निट होती है। वो फैमिली थी सर, टीम नहीं थी। फैमिली है वो, एक तरफ उनके साथ रहना और एक तरफ इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना। तो फिर टीम को
बताया मैंने कि भी इतने लोग यहाँ रुक जाओ। लेकिन अगर मोहन जिंदा होता तो उसकी भी इच्छा होती कि हम इन्वेस्टिगेशन को फास्टर पेस पे करें और लोगों को पकड़ें। तो उन लोगों को उस काम पे लगाना, फिर सारी रात इन्वेस्टिगेशन करना, इंटरोगेशन करना लोगों का। एक तरफ कर्म था और एक तरफ धर्म, दोनों में दोनों फंसे हुए थे सर। बड़ा डिफिकल्ट टाइम था वो हमारे लिए। पहला दिन तो ठीक बीत गया, उसके बाद नेक्स्ट डे मोहन चंद शर्मा का क्रिमेशन हुआ। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं क्या हुआ, कुछ पॉलिटिशियंस ने बोलना शुरू कर दिया एनकाउंटर के खिलाफ। अमर सिंह टाइप। अमर सिंह थी, ममता बनर्जी थी, कुछ अखबारों ने बोलना शुरू कर दिया, बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवालिया निशान लगा दिए। झूठे झूठे कहानियां बनानी शुरू कर दी। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास एविडेंसेस थे, और हमारे एविडेंसेस के बेस पे इतने सारे लोग पकड़े गए। डिफरेंट पुलिस ने पकड़े, हमने नहीं, और पुलिस पकड़े वालों गए, ने सजा पकड़े। हुई सर। पूरा इंडियन मुजाहिदीन ने इस्ताबूद हो गया उसके बाद, जो 2004 से 2008 तक। और जो उन्होंने ईमेल लिखे वो कहते हैं हम पकड़े ही नहीं जा सकते। गुजरात पुलिस ने जब पकड़े उन्होंने कहा झूठे पकड़े हैं, हालांकि गुजरात पुलिस ने सही पकड़े थे, जो लॉजिस्टिक वाले थे वो पकड़े थे। बट वो कहते हैं हमें तुम जान ही नहीं सकते हम कौन हो। ये इंडियन मुजाहिदीन दावा करता था। दावा करता था। उसको टोटल ख़त्म कर देना। NHRC ने इंक्वायरी की हमारी, और उन्होंने पाया कि एनकाउंटर जेन्युइन था। उसके बाद 2 लोग जो मौके से भागे थे, इस पर भी लोगों ने सवाल लगाया कि मौके से कैसे भाग सकते हैं। लेकिन हमने जो सच्चाई थी वही लिखा वहाँ पर FIR में, एक चीज़ भी इधर उधर नहीं की। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा उस समय कि जी आदमी भागे भागे होंगे तो कैसे होगा। हमने कि जो सत्य है वो सत्य है। बाद में वो पकड़े गए दोनों को सजा भी हुई लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनका केस। तो सबसे दुख का मोमेंट मोहन चंद शर्मा का जाना था मेरे लिए। बाटला हाउस को लेके सर खूब बवाल मचा, जिसके मन में जो आई सो कहा। पुलिस ने फेस किया, लीगली फेस किया, एस्टेब्लिश किया जाके कि हम सही थे। गलती इंसान से होती है। बाटला हाउस में स्पेशल सेल की टीम से ऐसी कहाँ जाने अनजाने चूक हुई कि हमें इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा खोने पड़े। मेरे हिसाब से कोई चूक नहीं हुई। कि सबसे पहली चीज़ लोगों ने कमेंट किए कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहना था। ना ये उस बहादुर इंसान का डिसीजन था। अगर वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते, आइडेंटिफाई हो जाते। आपने देखा है वो एरिया कितना कंजेस्टेड है, कोई भी आउटसाइडर इमीडिएटली स्पॉट होता है। 100%। बुलेट प्रूफ जैकेट अंदर तो ऐसी नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखा देते हैं अंदर पहनी हुई है। बुलेट प्रूफ जैकेट 6.1 किलोग्राम की होती है, शरीर के ऊपर आती है, बाहर होती है। सब पहचान लेते हैं। सपोज वो वहाँ नहीं मिलते तो कभी नहीं मिलते आपको। टेररिस्ट। सो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया मोहन चंद शर्मा ने, उसको कैलकुलेटेड रिस्क मैं कहूँगा, और अपनी कुर्बानी दे दी। और जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी हुई। हालांकि वो उसके पास ऑप्शन था ना जाने का, क्योंकि रात के टाइम जब हम करीब 2:30 बजे में स्पेशल सेल से निकल रहा था, उस समय मुझे पता लगा कि मोहन चंद शर्मा का बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है। डेंगू था उसको। तो मैंने उसको बोला चलते हुए कि मोहन तुम अपने बेटे को देखो, कोई और टीम को लीड करेगा। तो उसने कहा नहीं सर मैं ही लीड करूँगा, बेटे को तो मेरा परिवार देख लेगा। कितना बड़ा दिल था उस आदमी का। ये लास्ट शब्द नहीं, लास्ट तो उसके जब घर में वो घुस रहा था उस समय मुझे उसने फ़ोन किया था कि सर हम अंदर जा रहे हैं घर के, वो लोग अंदर हैं, हम अंदर जा रहे हैं। ये उसके लास्ट वर्ड थे। और मैं वेट कर रहा था कि मोहन का दोबारा फ़ोन आएगा, और फ़ोन दोबारा कभी नहीं आया। और फ़ोन आया संजीव का, संजीव यादव जो का, ACP हुआ करते थे। और उसका आवाज़ चोक थी जैसे वो रो रहा हो। संजीव यादव के क्या शब्द थे सर? उसने कहा सर मोहन को और खड़क सिंह को, हेड कांस्टेबल था, इनको गोली लगी है, टेररिस्ट अंदर है और इनको हॉस्पिटल भेजा गया है, भेजा जा रहा है। ये संजीव यादव के शब्द संजीव थे। यादव। तो मैंने उसको कहा कि घेरा डाले रखो, मैं और फोर्स भेज रहा हूँ। मैंने इमीडिएटली
डडवाल साहब को फ़ोन किया, लेकिन उस समय पुलिस हेडक्वार्टर में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स आए हुए थे, तो सारे दिल्ली लोग पुलिस मुख्यालय में, तो सारे लोग उस मीटिंग में बैठे थे, तो वो इसलिए बात नहीं हो पाई। इसलिए बात नहीं हो पाई। फिर मैंने पीसीआर को फ़ोन किया, उनको कहा कि इमीडिएटली 5 कंपनी फोर्स भेजो और एक प्लाटून कमांडो भेजो बाटला हाउस में। सर्टेनली ये मैसेज अंदर जाके स्लिप में दिया होगा सीपी को, तो नीरज कुमार जी उस समय स्पेशल सीपी एडमिन थे, उनका फ़ोन आया, कर्नल सिंह क्या हो गया है? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कि सर ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ। कह रहे नहीं, फोर्स इमीडिएटली आ रही है। मीनवाइल बिफोर फोर्स पहुंचने से पहले ही संजीव की टीम जो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ थी, अब सेकंड कंटिजेंट, ये अंदर गई और फिर दोबारा भी एनकाउंटर हुआ लोगों के साथ जो अंदर बचे हुए थे, और एक वहाँ से पकड़ा गया। तो ये वहाँ इंसिडेंट हुआ जो मौके पे हुआ था। पुलिस की नौकरी का सर ये सबसे काला दिन और काली याद है। दैट इज़ ट्रू। मेरे ख्याल से कर्नल सिंह पुलिस की नौकरी में तो कभी इतने भावुक नहीं हुए होंगे जितना मोहन चंद शर्मा को खोने वाले दिन टूटे। हाँ बिल्कुल सच बात है, जो आदमी आपके साथ है। क्योंकि सर 90 से 2025 तक मैं भी आपको जानता हूँ, जितना भी आपको लगा होगा कि आपने अपने ब्लड से पैदा किया हो के औलाद खोई है। आपका मोहन चंद शर्मा का रिलेशन ऑफिसर और इंस्पेक्टर वाला तो नहीं था, सब इंस्पेक्टर वाला नहीं, सर्टेनली देखो उसके दिमाग में बहुत रेस्पेक्ट थी। मैं और मेरी वाइफ मोहन चंद शर्मा के घर गए उसकी डेथ के बाद मोहन चंद के परिवार से मिलने। मोहन चंद की वाइफ माया शर्मा, उसने मेरे से सवाल पूछा कि सर ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या सच है? बाटला हाउस को लेकर सवाल किया, एनकाउंटर को लेकर कर रहे तमाशा। मैंने उससे पूछा क्या आपको मेरे पे विश्वास है? तो उसने कहा जी मोहन ये कहते थे कि अगर कुछ भी हो जाए सर की बात का मानना, सर जो कहते हैं। कर्नल सिंह, हाँ, तो आप जो कहोगे वही सत्य है। तो मैंने कहा फिर ये सब चीज़ भूल जाओ, ये फालतू की बात कर रहे हैं सब लोग। और मैं ये बड़ा मतलब आदर करता हूं उनका, कभी कोई उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं था मोहन चंद शर्मा के परिवार की तरफ से ना, कभी कर्नल कोई सिंह के क्वेश्चन नहीं सामने। था। इवन एक तरफ तो ये अमर सिंह कमेंट कर रहे थे मौत पर, दूसरी तो 10 लाख का चेक भेजा उसने। दोगले थे, मोहन शर्मा की वाइफ ने वो चेक भी वापस कर दिया। स्वाभिमानी थी। यस और अमर सिंह दोगले थे इसलिए क्योंकि आप एक तरफ उसके शहीद पति पे, जी, उसकी शहादत पे सवाल उठा रहे हैं और ऊपर से 10 लाख का चेक दे के आप राजनीति कर रहे हैं। राइट, इसलिए वापस किया माया शर्मा ने वो चेक। बिल्कुल। और ये इससे बड़ा तमाचा किसी राजनीतिज्ञ के मुंह पे नहीं हो सकता जो मोहन चंद शर्मा की पत्नी ने दिया। Right. नहीं तो लोग लाख और 2 लाख के चेक के लिए, अनुदान के लिए लड़ते हैं और 10 लाख का चेक वापस मार देना सर, वो अपने आप में मोहन चंद शर्मा की शहादत की इज्जत थी वो। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस एपिसोड को बात करके। राजवीर सिंह, ये अर्जुन के रथ के 2 पहिए थे। राइट, और कर्नल सिंह रथ। राजवीर सिंह का जाना भी सर, राजवीर भी बहुत डेयर डेविल था। प्लानिंग की मामले में मैं कहूँगा कि उसका मुकाबला नहीं था किसी भी ऑपरेशन के लिए। किसी भी ऑपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग होती थी, एंड आप उस पर ट्रस्ट कर सकते थे सारा कि किस ऑपरेशन को डील करेगा, कैसे डील करेगा। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस कई बार आती हैं। हमारा एक एनकाउंटर हुआ जिसमें सब इंस्पेक्टर मेहताब मारा गया था पानीपत में। जिसकी गर्दन सांसी शायद ले गई थी, वो वाला केस? नहीं वो नहीं, हमारे स्पेशल सेल का था। ठीक है। हरियाणा पुलिस इनिशियली
हमारी टीम को लेगी थाने में कि केस रजिस्टर करेंगे तुम पे। मैंने फिर डीजी साहब से बात की, डीजी हरियाणा। डीजी हरियाणा, और मैंने कहा सर मैं मौके पर आ रहा हूँ। डीजी हरियाणा का रेस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने कहा भाई हरियाणा तुम्हारा भी है। बड़ी बात है। एंड मैं उनकी बड़ी बोलूँगा, राजवीर वगैरह सारे वहाँ थे। उनकी जो एसपी थी, लेडी थी एक एसपी, प्रेस वालों को सबको उसने बोल दिया कि जो बोलेंगे डीजी बोलेंगे, जॉइंट सीपी स्पेशल सेल अच्छा। बोलेंगे। तो सर ये तो उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ अपने डीजी ही कहा हाँ, होगा। अपने डीजी का। तो और जबकि वही हरियाणा पुलिस का थाना पूरी स्पेशल सेल की टीम को थाने में बैठाए हुए था। राइट, तो ये कई बार ना जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो बड़े काम आते हैं लाइफ में और बड़े हेल्पफुल होते हैं। डीजी कौन थे सर, कुछ नाम याद आ रहा है? रिकॉल कर पाएंगे? अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम। ये थे हमारे साथ दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूर्व कर्नल सिंह, जो बता रहे थे कि वो उनका फौज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन नाम कर्नल था और बड़े भाई का नाम कप्तान सिंह था। और जाट फैमिली में जन्म लेने के बाद आईआईटीएन ही नहीं बने, बल्कि आईआईटी में पढ़े हुए को दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ाने में बहुत हद तक इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें या पढ़ाई लिखाई बेकार जाती है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कर्नल सिंह। इसी के साथ अब आज के पॉडकास्ट यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा में मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।